कंपाउंड लर्निंग के इस खास डीप डाइव में स्वागत है। बिल्कुल, और आज की चर्चा बहुत क्रिटिकल होने वाली है। हाँ, आज हम चर्चा करेंगे फरवरी 2026 के वी अल्टीमेट करंट अफेयर्स मास्टर डॉसिए पर। ये सिविल सर्विसेज, बैंकिंग और रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी के लिए नेशनल, ग्लोबल और इकोनॉमिक अफेयर्स का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिंथेसिस है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अनिवार्य निर्देश, पीडीएफ पढ़ने से पहले इस पूरे सेशन को ध्यान से देखें। और ये निर्देश इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि सीधा पीडीएफ डाउनलोड करके डेटा रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो कि एग्जाम टाइम में फेल हो जाता है। एग्जैक्टली। मतलब 155.6 बिलियन डॉलर्स का व्यापार सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक रियलिटी है। जब तक इस डेटा के पीछे के क्यों और कैसे को नहीं समझा जाएगा, एग्जाम के प्रेशर में इसे याद रखना नामुमकिन है। राइट। और मैं परीक्षा के आंसर्स में इसका विश्लेषण करना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस चर्चा का मेन मोटिव सिर्फ करंट अफेयर्स को दोहराना नहीं है, बल्कि उस डेटा के पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा है उसे समझना है। और यही मैकेनिज्म हमारी पहली स्लाइड के बाकी डेटा पॉइंट्स में भी नजर आता है। अगर भारत चीन व्यापार का आंकड़ा सप्लाई चेन की मजबूरियों को दिखाता है, तो एनवायरनमेंट के फ्रंट पर भारत ने 98 रामसर साइट्स का आंकड़ा छू लिया है। ओह वाओ, 98 साइट्स है ना? ये अपने आप में एक लैंडमार्क है ना? और इसके साथ ही 16वें वित्त आयोग यानी 16 फाइनेंस कमीशन ने सेंटर से स्टेट्स को मिलने वाले टैक्सेस के हस्तांतरण को यानी डिवोल्यूशन को 41% पर तय किया है। इन तीनों आंकड़ों का ना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। 98 रामसर साइट्स सिर्फ एक एनवायरमेंटल अचीवमेंट नहीं है। रामसर कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पर वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण से जुड़ा है, राइट, जो ग्लोबली बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। भारत का 100 के इतने करीब पहुंचना ग्लोबल लेवल पर एक मजबूत इकोलॉजिकल डिप्लोमेसी का डिस्प्ले है। ये दिखाता है कि डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भारत इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटीज को लेकर बेहद सीरियस है। सही बात है। और वो डिवोल्यूशन वाला पॉइंट। हाँ, वहीं दूसरी ओर 16th फाइनेंस कमीशन का 41% डिवोल्यूशन भारत के फिस्कल फेडरलिज्म की रीढ़ है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा स्टेट्स को देना होता है ताकि वो अपनी स्कीम्स चला सकें। तो ये 41% उनकी फाइनेंशियल आजादी इंश्योर करता है। एग्जैक्टली। ये फिगर इंश्योर करता है कि स्टेट्स के पास उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि एक तरफ इंटरनेशनल ट्रेड है, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट और तीसरी तरफ डोमेस्टिक टैक्सेस का बंटवारा। हाँ, और ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। राइट। अब सवाल ये है कि इतनी डाइवर्स इन्फॉर्मेशन को एक एस्पिरेंट अपने दिमाग में कैसे ऑर्गेनाइज करे। इस मास्टर डॉजियर ने इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन दिया है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। बिल्कुल। पूरे महीने के करंट अफेयर्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करने के लिए इस डॉसियर में 6 मेन नॉलेज आर्किटेक्चर पिलर्स बनाए गए हैं। 6 पिलर्स। अच्छा, तो पहला क्या है? पहला पिलर है इकोनॉमी एंड बैंकिंग, जिसमें आरबीआई के डायरेक्टिव्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिसेस और फाइनेंशियल सेक्टर ऑपरेशन शामिल हैं। दूसरा है नेशनल गवर्नेंस, जो यूनियन पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, सेंट्रल एक्ट्स और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है। तीसरा पिलर मुझे स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट लगा, द स्टेट ग्रिड। इसमें रीजनल डेवलपमेंट्स, स्टेट्स के बजट और लोकल एमओयूज को जियो स्पेशली यानी मैप के आधार पर मैप किया गया है। ये पॉइंट एक्चुअली बहुत निग्लेक्टेड रहता है प्रिपरेशन में। वही तो, अक्सर ऐसा होता है कि तैयारी के दौरान सारा ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर रहता है और स्टेट लेवल पर होने वाले बेसिक काम छूट जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि आज जो बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनका असली इंप्लीमेंटेशन स्टेट्स के लेवल पर ही हो रहा है। सही बात है। और चौथा पिलर? चौथा पिलर ग्लोबल डिप्लोमेसी का है, जिसमें बायलैटरल ट्रीटीज, पैक्स सिलिका कोएलिशन जैसे नए ग्लोबल अलायंसेस और ग्लोबल इंडिसेस शामिल हैं। पैक्स सिलिका साउंड्स इंटरेस्टिंग। हाँ। पांचवा पिलर साइटेक एंड डिफेंस को कवर करता है, जहां स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और डीप टेक फंडिंग पर जोर दिया गया है। और आखिरी वाला डेफिनेटली फैक्ट्स के लिए होगा। एग्जैक्टली। छठा पिलर है हाई यील्ड फैक्टॉइड्स एंड एक्टिव रिकॉल, जिसमें की अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स स्कोरबोर्ड्स, ऑब्जर्वेंस टाइमलाइंस और एमसीक्यू असेसमेंट्स दिए गए हैं। अगर मैं इसे एक मेंटल मॉडल की तरह देखूं तो ये आर्किटेक्चर बेसिकली एक स्टडी ब्लूप्रिंट है। I mean, जब हजारों पन्नों की इन्फॉर्मेशन सामने होती है तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होना तो तय है। ओवरलोड तो होता ही है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। राइट। लेकिन अगर दिमाग में ये 6 अलग अलग फोल्डर्स बने हो
तो किसी भी नई न्यूज़ को सही जगह पर रखा जा सकता है। इससे ये समझने में आसानी होती है कि कौन सी न्यूज़ किस टॉपिक से जुड़ी है। सही कहा आपने। इस तरह का ब्लूप्रिंट ना सिर्फ चीजों को याद रखने में मदद करता है, बल्कि ये भी क्लियर करता है कि इन अलग-अलग सब्जेक्ट्स के बीच क्या कनेक्शन है। जैसे डिप्लोमेसी का असर इकोनॉमी पर। बिल्कुल, ग्लोबल डिप्लोमेसी का सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमी और बैंकिंग पर पड़ता है। और इकोनॉमी की बात करें तो फरवरी का महीना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए बेहद एक्शन से भरा रहा है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड अर्थव्यवस्था का असली कमांड डैशबोर्ड है, द आरबीआई कमांड डैशबोर्ड। यहाँ तो बहुत सारे अपडेट्स हैं इस बार। हाँ, यहाँ सबसे बड़ा इवेंट रहा फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी FY26 की 6th पाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नर संजय मल्होत्रा के लीडरशिप में आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट्स की हैं वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। इस मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि आरबीआई ने अपना स्टैंस न्यूट्रल ही रखा है, लेकिन रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है। अच्छा, तो अब नया रेपो रेट क्या है? अब नया रेपो रेट 5.25% हो गया है। स्टैंस न्यूट्रल रखना और रेट कम करना, ये थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है। क्या इसे हम थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही जो बाकी रेट्स चेंज हुए हैं, जैसे एसडीएफ को 5.00% और एमएसएफ और बैंक रेट को 5.50% पर एडजस्ट किया गया है। इन सब का आपस में क्या कैलकुलेशन है? इस मैथ को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार देता है। ओके। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंक्स के लिए पैसा सस्ता हो जाता है और वो आगे पब्लिक और बिजनेसेस को सस्ते लोन्स दे सकते हैं। तो एसडीएफ क्या रोल प्ले करता है यहाँ? एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये वो रेट है जिस पर बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गवर्नमेंट बॉन्ड की गारंटी के। इसे 5.00% पे रखा गया है। और एमएसएफ? दूसरी तरफ एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो रेट है जिस पर बैंक इमरजेंसी में आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। ये 5.50% है। अगर आप ध्यान से देखें तो रेपो रेट जो कि 5.25% है, वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। ओह, आई सी, एक कॉरिडोर बन गया है। एग्जैक्टली, इसे पॉलिसी कॉरिडोर कहते हैं, जो लिक्विडिटी को बैलेंस रखने के लिए 25-25 बेसिस पॉइंट्स के गैप पर तय किया गया है। ये एक बहुत ही प्रिसाइज बैलेंस है। और मार्केट में कैश यानी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई ने सिर्फ रेट्स ही नहीं बदले हैं, बल्कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी रिलैक्स किए हैं। हाँ, एमएसएमईज के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। राइट। एमएसएमई सेक्टर के लिए कोलैटरल फ्री यानी बिना गारंटी वाले लोन की लिमिट 10 लाख रुपए से डबल करके 20 लाख रुपए कर दी गई है। और ये रूल 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई होगा। छोटे बिजनेसेस के लिए तो ये एक मैसिव रिलीफ है। बिल्कुल। देखिए, एमएसएमई सेक्टर भारत की इकोनॉमी का इंजन है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैपिटल की होती है। हाँ, बैंक्स इजीली लोन नहीं देते बिना गारंटी के। सही बात है। इस लिमिट को डबल करने का सीधा मतलब है कि अब एक छोटा व्यापारी अपनी मशीनरी अपग्रेड करने या नया स्टॉक खरीदने के लिए ज्यादा आसानी से बैंक से पैसा ले सकेगा। ये ग्राउंड लेवल पर बहुत इम्पैक्ट करेगा। और इसके साथ ही एक और बड़ा डिसीजन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लिया गया है। वॉलंटरी रिटेंशन रूट यानी वीआरआर के अंडर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की 2.5 लाख करोड़ रुपए की जो लिमिट थी, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। वेट, वीआरआर लिमिट हटाने का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? वीआरआर बेसिकली एक ऐसा रास्ता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया के डेट मार्केट जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाने की सुविधा देता है। बस शर्त ये होती है कि वो अपना पैसा एक फिक्स टाइम तक बाहर नहीं निकालेंगे। तो इससे स्टेबिलिटी मिलती होगी मार्केट को। बिल्कुल। एग्जैक्टली। ये इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी का एक स्टेबल फ्लो इंश्योर करता है। पहले इस पर 2.5 लाख करोड़ की कैपिंग थी। और अब वो कैप हट गया। हाँ, अब इस कैपिंग को हटाने का मतलब है कि भारत ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। इससे इंडियन मार्केट्स में डॉलर्स की आवक बढ़ेगी, जो आगे चल के रूपी को मजबूती देगा। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ आरबीआई रेपो रेट घटा रहा है, एमएसएमई लोन लिमिट बढ़ा रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोल रहा है। हाँ, यानी ग्रोथ को पुश कर रहा है। एग्जैक्टली, इकोनॉमी की गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा रहा है। लेकिन अगर हम इसी स्लाइड में नीचे देखें तो आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी यूसीबीज के लिए अनसिक्योर्ड लोन के रूल्स बहुत सख्त कर दिए हैं। सही पॉइंट पकड़ा आपने। और इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जा रही है।
जैसे यूसीओ बैंक पर 38.60 लाख रुपए और विनायका कैप्सिक प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक ही टाइम पर एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबाने जैसा नहीं है? ये एनालॉजी बहुत सटीक है, लेकिन ये कोई मिस्टेक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में टारगेटेड मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन कहते हैं। ओके, तो इसका मेन गोल क्या होता है? आरबीआई का प्राइमरी काम सिर्फ ग्रोथ बढ़ाना नहीं है, बल्कि सिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी है। जहां ग्रोथ की जरूरत है, जैसे एमएसएमई, वहां रूल्स इजी किए जा रहे हैं। और जहां रिस्क है वहां स्ट्रिक्टनेस? बिल्कुल। अनसिक्योर्ड लोन्स, जिनके पीछे कोई एसेट नहीं होता, वो इकोनॉमी के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में ऐसे लोन्स का बढ़ना एक सिस्टमैटिक रिस्क पैदा कर सकता है। पास्ट में हमने ऐसे बैंक्स को फेल होते देखा भी है। एग्जैक्टली। इसीलिए आरबीआई वहां ब्रेक लगा रहा है और रूल्स तोड़ने वाले इंस्टीट्यूशंस पर पेनल्टी लगाकर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। ये एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है अब। और ऐसा लगता है कि सिस्टम को सेफ रखने की ये स्ट्रैटेजी सिर्फ लोन्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डिजिटल पेमेंट्स में भी अप्लाई हो रही है। हाँ, डिजिटल सेफ्टी अब टॉप प्रायोरिटी बन चुकी है। डिजिटल सिक्योरिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए आरबीआई ने एक नया फ्रेमवर्क अनाउंस किया है, जिसके अंडर स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड्स के शिकार कस्टमर्स को 25,000 रुपए तक का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। भारत ने जिस स्पीड से यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्ट किया है ना, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन इसके साथ ही साइबर फ्रॉड्स भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। और मिडिल क्लास आम आदमी के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका होता है। बिल्कुल, एक आम नागरिक के लिए 10,000 या 20,000 का नुकसान बहुत बड़ा होता है। ये 25,000 तक का कॉम्पेंसेशन एसेंशियली आम जनता का डिजिटल इकोसिस्टम में ट्रस्ट बनाए रखने का एक टूल है। क्योंकि अगर ट्रस्ट टूट गया तो लोग वापस कैश पे आ जाएंगे। सही बात है। अगर सिस्टम में भरोसा नहीं होगा तो लोग फिर से कैश की तरफ मुड़ जाएंगे। और शायद इसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इम्पेनेट्रेबल फोर्ट बनाने के लिए आरबीआई ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक बेहद सिक्योर ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर भी लॉन्च किया है। ये मूव लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रूशियल है। इसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज को लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि बीसीज फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करने के लिए एक कमिटी बनाई गई है और अवेयरनेस के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक भी मनाया गया है। भुवनेश्वर का ये ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर बहुत अहम है। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि इसे बिल्कुल स्क्रैच से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के साथ बनाया गया है। मतलब कोई पुरानी लेगेसी सिस्टम का मैगेज नहीं है इसमें। एग्जैक्टली। सारा फाइनेंशियल डेटा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और बैंकिंग सिस्टम का बैकअप ऐसे ही डेटा सेंटर्स पे डिपेंड करता है। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? जहां तक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की बात है, तो ये वो नेटवर्क है जो रिमोट विलेजेस में, जहां बैंक की ब्रांच नहीं है, वहां लोगों को बैंकिंग सर्विसेज देता है। इसे और स्ट्रॉन्ग करना फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। राइट। ये तो हुई पॉलिसीज और रूल्स की बात, लेकिन इन पॉलिसीज का ग्राउंड पर एक्चुअल में क्या असर हो रहा है, ये जानने के लिए हमें डेटा के एक अलग सेट की तरफ देखना होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये स्लाइड नंबर्स और रियलिटी का चेक है। ये स्लाइड इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और फाइनेंशियल ऑपरेशंस के बारे में है। अगर एक मेडिकल एनालॉजी यूज की जाए तो ये देश की मेडिकल रिपोर्ट की तरह है। मेडिकल रिपोर्ट, ये कंपैरिजन अच्छा है। हाँ, जो बताती है कि इकोनॉमी के कौन से पार्ट्स हेल्दी हैं और किन में बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। और इस मेडिकल रिपोर्ट में अगर आप देखें तो कुछ फिगर्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है सिस्टेमिक हेल्थ। ओके, वो कैसे? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यानी एससीबीज का ग्रॉस एनपीए रेशियो सितंबर 2025 तक 2.15% के हिस्टोरिक लो लेवल पर आ गया है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बिल्कुल। वो लोन्स जो डूब गए हैं या जिनकी ईएमआईज वापस नहीं आ रही हैं। अगर ये 2.15% पर आ गया है तो इसका मतलब है कि ये इकोनॉमी का गुड कोलेस्ट्रॉल है ना? बिल्कुल। बैंक्स की बैलेंस शीट अब बहुत क्लीन हो गई हैं और वो कॉन्फिडेंटली नए लोन्स दे सकते हैं। कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर 37.31 लाख करोड़ रुपए के 56.31 करोड़ लोन्स अप्रूव किए गए हैं। ग्राउंड लेवल पर पैसे का ये फ्लो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। ये बिल्कुल सही असेसमेंट है, लेकिन जैसे कि हर डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट में कुछ कंसर्निंग बातें भी होती हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो रेड फ्लैग्स क्या है इस रिपोर्ट में? फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी FY25 में बैंकिंग सेक्टर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI गिरकर सिर्फ $115 मिलियन रह गया है। ये क्लियर वार्निंग साइन है। 115 मिलियन, ये तो सच में कम है। और इसके साथ ही NSO के PLFS डेटा के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट
3 महीने के हाईएस्ट लेवल 5% पर पहुंच गया है। एफडीआई का इस तरह गिरना क्या शो करता है? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकाल रहे हैं? इसके पीछे मल्टीलेयर्ड रीजंस होते हैं एक्चुअली। और इसके साथ ही अगर हम इन्फ्लेशन के फिगर्स देखें तो WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जनवरी 2026 में 1.81% पर पहुंच गया है, जो पिछले 10 महीनों का हाईएस्ट लेवल है। हाँ, इन्फ्लेशन एक दर्द-ए-सर बना हुआ है। एक तरफ एनपीए का कम होना अच्छा साइन है, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती बेरोजगारी, गिरता फॉरेन इन्वेस्टमेंट और होलसेल इन्फ्लेशन में उछाल, ये सब तो इकोनॉमी के हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स लग रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की यही सबसे बड़ी चैलेंज होती है। एक पैरामीटर ठीक होता है तो दूसरा प्रेशर में आ जाता है। एफडीआई के गिरने के पीछे अक्सर ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे यूएस फेड के रेट्स बढ़ना। एग्जैक्टली। जैसे अमेरिका या यूरोप में इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा उन सेफ मार्केट्स में वापस ले जाते हैं। और बढ़ती होलसेल इन्फ्लेशन अक्सर सप्लाई चेन डिसरप्शंस या रॉ मटेरियल्स की बढ़ती प्राइसेस का सिग्नल देती है। तो इसका ओवरऑल ग्रोथ पर क्या असर दिख रहा है? इन्हीं प्रेशर्स को देखते हुए रेटिंग एजेंसी ICRA ने एस्टिमेट लगाया है कि FY26 की थर्ड क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ थोड़ी स्लो होकर 7.2% रह सकती है। हाँ, ग्रोथ का स्लो होना कंसर्निंग लग सकता है, लेकिन अगर हम ग्लोबल लैंडस्केप को देखें तो पिक्चर थोड़ी अलग है। मूडीज ने FY27 के लिए भारत की ग्रोथ का एस्टिमेट 6.4% लगाया है, जो कि अभी भी G20 नेशंस में सबसे फास्ट है। राइट। यानी भले ही स्पीड थोड़ी कम हुई हो, लेकिन दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में ये गाड़ी अभी भी सबसे तेज दौड़ रहे हैं। बिल्कुल। और इस ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं, जैसे 16 फाइनेंस कमीशन की, जो हमने शुरू में बात की थे। हाँ, 41% के डिवोल्यूशन का मतलब है कि स्टेट्स को लगभग 3.56 ट्रिलियन रुपीस दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है 2025 से 2030 के लिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स यानी ULGs के ग्रांट्स में मैसिव इंक्रीज। अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स यानी हमारी म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, इन पर अचानक इतना हैवी फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, भारत का फ्यूचर अब इसके शहरों में लिखा जा रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली चरमरा रहा है। हाँ, ट्रैफिक और वाटर लॉगिंग तो हम हर मेट्रो में देखते हैं। चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो या सड़कें हो। ULGs को ज्यादा फंड्स देने का मतलब है इन ग्रोथ इंजन्स की रिपेयरिंग करना। अगर शहर ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे तो कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, और इन प्रिसाइज पॉलिसीज को डिजाइन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक्यूरेट डेटा की। इसी डायरेक्शन में NSO ने अप्रैल 2026 में भारत के पहले NHIS और ASISC सर्वे की अनाउंसमेंट की है। डेटा कलेक्शन के पर्सपेक्टिव से ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और साथ ही एक नेशन वाइड माइग्रेशन सर्वे भी स्टार्ट किया जा रहा है। ये सर्विस पॉलिसी मेकिंग के लिए एक गोल्ड माइन साबित होंगे। माइग्रेशन सर्विस स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसकी इतनी अर्जेंसी क्यों है अभी? भारत में करोड़ों लोग काम की तलाश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट करते हैं, लेकिन उनका कोई सॉलिड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। मतलब हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है लोग कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये जानना कि लेबर फोर्स कहाँ से कहाँ जा रही है, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और वेलफेयर स्कीम्स की प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी है। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को मैप करने की एक बहुत बड़ी अटेम्प्ट है। इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को चलाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज ही नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर की एक्टिविटीज भी बहुत मैटर करती हैं। या लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का एक्चुअल एक्शन दिखता है। ये हमारी आखिरी स्लाइड है, द मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल्स मैट्रिक्स। यहाँ हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड और रेगुलेटरी बॉडीज के बीच क्या हलचल हो रही है। और सच कहूँ तो ये लिस्ट बहुत लंबी और स्ट्रैटेजिक है। फरवरी का महीना कॉर्पोरेट एक्विजिशंस और मर्जर्स के हिसाब से बहुत हैवी रहा है। पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है। PFC यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा REC लिमिटेड का इन प्रिंसिपल मर्जर किया जा रहा है। ओह, दोनों ही पावर सेक्टर के जायंट्स हैं। हाँ, ये बेसिकली पावर सेक्टर की पब्लिक सेक्टर NBFCs को रीस्ट्रक्चर करने की एक बहुत बड़ी मास्टर प्लान का हिस्सा है। पावर सेक्टर में इतना बड़ा मर्जर, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी काफी एक्टिविटीज हैं। RBI ने ICICI प्रूडेंशियल AMC को 8 इंडियन बैंक्स में 9.95% तक स्टेक खरीदने की अप्रूवल दे दी है। ये AMC स्पेस में एक बड़ा प्ले है।
वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में 9.9% तक स्टेक लेने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इतना ही नहीं, पावर ग्रिड की 17 सब्सिडियरीज का सिर्फ 2 एंटिटीज में मर्जर किया जा रहा है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अप्रूव भी कर लिया है। 17 से सीधा 2। डिसइन्वेस्टमेंट के फ्रंट पर भी गवर्नमेंट एक्टिव है। भारत सरकार BHEL में ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी 5% स्टेक बेच रही है और क्रॉस सेलिंग इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए HDFC लाइफ और मुथूट फिनकॉर्प के बीच एक मैसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। अगर इस पूरे मैट्रिक्स का डीप एनालिसिस किया जाए तो एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड दिखाई देता है। कैसा ट्रेंड? चाहे वो पावर सेक्टर में PFC और REC का मर्जर हो, पावर ग्रिड की 17 कंपनीज को कंसोलिडेट करके 2 बनाना हो, या फाइनेंस सेक्टर में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो, हर जगह इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, साइज में बड़े हो रहे हैं। हाँ, कंसोलिडेशन हर जगह है। तो क्या अब ग्लोबल मार्केट में सर्वाइव करने का इकलौता रास्ता ऐसी बड़ी एंटिटीज बनाना ही रह गया है? ऐसा लगता है कि सिस्टम छोटी कंपनीज के बजाय कुछ बहुत बड़े जायंट्स पर डिपेंडेंट होता जा रहा है। ये एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है और इसका सीधा सा जवाब है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हाँ, आज ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन बहुत कटथ्रोट है। जब PFC और REC जैसी 2 मेगा इंस्टीट्यूशंस मिल जाती हैं तो उनकी बैलेंस शीट का साइज इतना मैसिव हो जाता है कि वो इंटरनेशनल मार्केट से बेहद सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पर ग्रीन एनर्जी या इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड रेज कर सकती हैं। अच्छा, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। छोटी एंटिटीज के लिए ग्लोबल शॉक्स अब्सॉर्ब करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कंसोलिडेशन आज की नेसेसिटी बन गया है। ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही लॉजिकल है। बड़ी बैलेंस शीट मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी और पावर। अब बात करते हैं कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स की, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की स्पीड बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। इसमें कोटक वाला अपडेट बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक भारत का पहला ऐसा कस्टोडियन बन गया है जिसने डिजिटल ई-सिग्नेचर के जरिए FPI लाइसेंस इशू किया है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले एक फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए एंडलेस पेपरवर्क करना पड़ता था, जिसमें हफ्तों लग जाते थे। और अब डिजिटल ई-सिग्नेचर से ये काम कुछ ही घंटों में हो सकता है। इसी डायरेक्शन में सेबी ने IIFL कैपिटल को गिफ्ट IFSC में होली ओन्ड सब्सिडियरी ओपन करने की अप्रूवल दी है, जो कि इंडिया को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने का एक क्रूशियल स्टेप है। इसके अलावा सेबी ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव भी इशू किया है। AIFs यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को 1 मई 2026 तक डिपॉजिटरीज को अपना NAV रिपोर्ट करना मैंडेटरी कर दिया गया है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी था। देखिए, AIFs में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का बहुत पैसा लगा होता है। पहले इसकी रिपोर्टिंग उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। तो NAV रिपोर्टिंग से क्या बदलेगा? NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की रेगुलर रिपोर्टिंग से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इससे ये क्लियर होता रहेगा कि फंड्स के एसेट्स की एक्चुअल रियल टाइम वैल्यू क्या है। ये इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए उठाया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। और आखिरी पॉइंट है कुछ बेहद इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक MOUs। इंडिया पोस्ट और NSE के बीच म्यूचुअल फंड्स की रीच बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप हुई है। ये कॉम्बिनेशन मुझे पर्सनली बहुत यूनिक लगा, है ना? ये तो सच में फाइनेंशियल इंक्लूजन का नेक्स्ट फेज है। पोस्ट ऑफिस का वास्ट नेटवर्क अब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को रिमोट गांव तक ले जाएगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने GIC के साथ कैशलेस केयर के लिए टाई अप किया है। ये हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा शिफ्ट है। आयुर्वेदा में कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा मिलना ट्रेडिशनल मेडिसिन के मेन स्ट्रीम होने का बहुत बड़ा साइन है। ये दिखाता है कि इंश्योरेंस सेक्टर अब सिर्फ एलोपैथी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहता। राइट। नेशनल गवर्नेंस एंड यूनियन पॉलिसी डायरेक्टिव्स। राइट। सबसे पहला और बड़ा टॉपिक आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी MOPNG की तरफ से द E20 पेट्रोल मैंडेट। एग्जैक्टली। सरकार शुगरकेन यानी गन्ने और मेज यानी मक्के से इथेनॉल प्रोडक्शन को भारी बढ़ावा दे रही है। पर एक मिनट, यहाँ मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछे। अगर हम खाने की चीजों मतलब गन्ने और मक्के का इस्तेमाल गाड़ियों के फ्यूल के लिए करने लगेंगे तो क्या इससे देश की फूड सिक्योरिटी पर खतरा नहीं आएगा? क्या हम एक तरह से खाने को जला नहीं रहे हैं? देखिए, ये डाउट आना बहुत नेचुरल है और एग्जाम्स के इंटरव्यू राउंड्स में अक्सर यही सवाल पूछा जाता है। राइट। लेकिन यही तो इस पॉलिसी का मास्टर स्ट्रोक है। असल में सरकार एग्रीकल्चर को सीधे एनर्जी सिक्योरिटी के साथ बैलेंस कर रही है। वो कैसे?
हम वो मक्का या गन्ना इस्तेमाल कर रहे हैं जो सरप्लस है या फिर जो डैमेज हो गया है और इंसानों के खाने लायक नहीं है। ओह अच्छा, मतलब हम वेस्ट को यूज कर रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। इस E20 मैंडेट का कोर रूल बहुत स्पेसिफिक है। इसमें मैक्सिमम 20% ब्लेंडिंग की जाएगी। ओके। और वो भी मिनिमम 95 रॉन यानी 95 रॉन पेट्रोल के साथ। यहाँ रॉन का मतलब रिसर्च ऑक्टेन नंबर है, राइट? एग्जैक्टली। पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होता है, इंजन में नॉकिंग उतनी कम होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। हाँ। तो मतलब हम सिर्फ पेट्रोल की क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि क्वालिटी को भी एक बहुत हाई स्टैंडर्ड पर सेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। पर इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इसके ना 2 बहुत बड़े टारगेट्स हैं। पहला, रिड्यूस्ड इमिशंस। ओके। इथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन फुटप्रिंट काफी कम हो जाता है। और दूसरा है इंपोर्ट रिलायंस में कमी। हाँ, क्योंकि आज भी हम अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं। राइट। 20% ब्लेंडिंग का मतलब है कि हमारा इंपोर्ट बिल करोड़ों डॉलर कम हो जाएगा। और एस्पिरेंट्स को ये डेट खास तौर पर याद रखनी है। कौन सी डेट? ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रही है, इफेक्टिव अप्रैल 1, 2026 तरफ। हाँ, प्रहार फ्रेमवर्क। एग्जैक्टली। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी MHA ने प्रहार फ्रेमवर्क पेश किया है, जो कि एक नई नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है। बिल्कुल। लेकिन काउंटर टेररिज्म के लिए तो हमारे पास पहले से NIA और ATS जैसी एजेंसीज हैं, है ना? हाँ, है ना? तो फिर ये प्रहार उनसे कैसे अलग है? देखिए, प्रहार सिर्फ एक नई पुलिस फोर्स या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। ये एक वर्किंग मैकेनिज्म है। अच्छा। हाँ, इस फ्रेमवर्क की सबसे खास बात है इसका होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। होल ऑफ गवर्नमेंट मतलब अब सिर्फ पुलिस या आर्मी अकेले काम नहीं करेगी। ओके। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो टेरर फंडिंग ट्रैक करती है, ओके। साइबर सेल्स जो डार्क वेब मॉनिटर करते हैं, और यहाँ तक कि लोकल कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी सब एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा होंगे। वाओ, मतलब ये एक साइलोज बेस्ड सिस्टम से निकलकर एक कलेक्टिव इकोसिस्टम बनाने का कदम है। एग्जैक्टली। ये तो गवर्नेंस का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल लग रहा है। बिल्कुल है। अच्छा, इसी बीच एक बड़ा स्टेट आइडेंटिटी शिफ्ट भी हमें देखने को मिला है। हाँ, यूनियन कैबिनेट वाला। राइट। यूनियन कैबिनेट ने ऑफिशियली एक स्टेट का नाम केरला से बदलकर केरलम करने का अप्रूवल दे दिया है। और ये सिर्फ एक स्पेलिंग चेंज नहीं है, ये राज्य के कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्राइड का एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, जिसे फाइनली सेंटर से हरी झंडी मिल गई है। बिल्कुल। और इसके साथ ही इंटरनेशनल फ्रंट पर एक काफी टेक्निकल लेकिन जरूरी अपडेट है इंडिया फ्रांस DTAC को लेकर। हाँ, इंडिया फ्रांस DTAC, इसमें एक नया अमेंडमेंट हुआ है। ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन है, राइट? हाँ, करेक्ट। इसमें सर्विस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी सर्विस पी का नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके। ये सर्विस पी होता क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, पहले के टैक्स रूल्स के हिसाब से अगर किसी विदेशी कंपनी का इंडिया में कोई फिजिकल ऑफिस या फैक्ट्री है, अच्छा, तभी उसे यहाँ टैक्स देना पड़ता था। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में एक फ्रेंच IT का कंसल्टिंग कंपनी बिना इंडिया आए वहीं से बैठकर इंडियन क्लाइंट्स को करोड़ों की सर्विसेज दे सकती है। एग्जैक्टली। तो इस नए सर्विस पी प्रोटोकॉल के तहत अगर कोई फ्रेंच कंपनी तय समय सीमा से ज्यादा इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ओके, तो वर्चुअली उसे एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मान लिया जाएगा और उस सर्विस इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा। वाओ, ये तो डिजिटल और सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी के टैक्स लूप होल्स को बंद करने का बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। इंडियन रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए, नेशनल गवर्नेंस के इन बड़े फैसलों को समझने के बाद लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। जी। अब हम देखेंगे कि ये पॉलिसीज लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे बदल रही हैं। राइट। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी MOM की। उन्होंने इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए ऑफशोर एरियाज मिनरल रूल्स 2026 नोटिफाई किए हैं। हाँ। अब ऑफशोर मतलब समंदर के किनारे या अंदर, तो इसे मॉनिटर कैसे करेंगे? यही तो इस रूल का सबसे रेवोल्यूशनरी पार्ट है। इन रूल्स के तहत IBM यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और AMD एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट, एग्जैक्टली, इन दोनों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग पावर्स दी गई हैं और ये कोई मैनुअल पेट्रोलिंग नहीं होगी। अच्छा, तो फिर कैसे? इसमें इलेक्ट्रॉनिक रियल टाइम ट्रैकिंग का इस्तेमाल होगा। ओह, समंदर के नीचे होने वाली माइनिंग एक्टिविटीज पर सैटेलाइट्स और डिजिटल सेंसर्स के जरिए नजर रखी जाएगी।
मेक सेंस, क्योंकि ऑफशोर इलीगल माइनिंग से न सिर्फ सरकार को रेवेन्यू का भारी नुकसान होता है, बल्कि वहां का मरीन इकोसिस्टम भी तबाह हो जाता है। बिल्कुल। तो ये रियल टाइम ट्रैकिंग इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ टैकल करेगी। हाँ, इस मतलब अब समंदर के नीचे भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ग्रेट। इसके बाद MHA का एक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है वंदे मातरम प्रोटोकॉल। ये काफी हिस्टोरिक है। हाँ, क्योंकि MHA ने नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम के लिए स्टैंडिंग अटेंशन को मैंडेट करने वाला ये पहला फॉर्मल प्रोटोकॉल इशू किया है। सही कहा। अब तक नेशनल एंथम यानी जनगण मन के लिए तो हमारे पास एक फॉर्मल कोड था, राइट। लेकिन नेशनल सॉन्ग के लिए कोई यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल नहीं था। तो ये डिसीजन उसी गैप को भरकर एक फॉर्मल कोडिफिकेशन सेट करता है। और इसके अलावा एक और बड़ा लेजिस्लेटिव अपग्रेड हुआ है नेवा यानी नीवा लॉन्च। हाँ, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। बिल्कुल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिहार असेंबली के 105वें फाउंडेशन डे के मौके पर इसे लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन का मेन पर्पस है स्टेट असेंबलीज को पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल बनाना। ओके। जब विधायकों को बिल की कॉपीज, डेटा और रिपोर्ट्स उनके टैब पर रियल टाइम में मिलेंगी तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस बहुत फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये देश की सभी विधानसभाओं को एक सेंट्रल डेटा ग्रिड से जोड़ देगा। बिल्कुल। गवर्नेंस को डिजिटल करने के साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कैपिटल एंड रेल फंड्स के तहत 1 लाख करोड़ का यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF या UCF सैंक्शनड हुआ है। साथ ही FY27 बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं। राइट। और ग्राउंड लेवल की बात करें तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने वेस्ट बंगाल में स्यूरी और कुमारपुर में ROBs यानी रेलवे ओवरब्रिजेस का इनॉग्रेशन भी किया है। हाँ, स्यूरी और कुमारपुर ROBs। ये ROBs इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं कि इन्हें अलग से हाईलाइट किया गया है? क्योंकि ROBs सिर्फ ट्रैफिक जैम कम करने के लिए नहीं होते। जो हमारा रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है वहां अगर लेवल क्रॉसिंग हो तो मालगाड़ियों की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। ओके, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। तो स्यूरी और कुमारपुर जैसे की पॉइंट्स पर ROB बनने से ईस्टर्न इंडिया का फ्रेट मूवमेंट फास्ट होगा, जो सप्लाई चेन के लिए बहुत जरूरी है। राइट। और जो 1 लाख करोड़ का UCF फंड है वो टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को रूरल और रिमोट एरियाज तक पहुंचाने का काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पर भी इस महीने बहुत अग्रेसिव फोकस देखा है। बिल्कुल। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 1.20 लाख नए डेयरी कोऑपरेटिव्स को एस्टैब्लिश करने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 कमीशन लॉन्च किया है। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, राइट। और ठीक उसी समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने FLRP अमलाहा में दालों के लिए सेल्फ रिलायंस एंड पल्सेस मिशन लॉन्च किया है। डेयरी और दालें, क्या ये न्यूट्रिशन और रूरल इकोनॉमी को एक साथ बूस्ट करने का कोई डबल इंजन डेवलपमेंट मॉडल है? ये बहुत ही सटीक एनालिसिस है आपका। अगर आप एक किसान के कैश फ्लो को देखें ना, हाँ, तो फसल जैसे दाल या गेहूं, उससे पैसा 6 महीने में एक बार आता है। हाँ। लेकिन डेयरी सेक्टर उसे डेली या वीकली लिक्विडिटी देता है। अच्छा, तो रेगुलर इनकम बनी रहती है। बिल्कुल। इन दोनों पर एक साथ फोकस करने का मतलब है कि सरकार रूरल इनकम को डी रिस्क कर रही है। मेक सेंस। इसके अलावा दालें यानी पल्सेस हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करके फर्टिलिटी बढ़ाती हैं और इंडिया की वेजिटेरियन पॉपुलेशन के लिए प्रोटीन का मेन सोर्स भी है। तो ये एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दोनों को कवर कर रहा है। एग्जैक्टली। ये लॉजिक वाकई बहुत ब्रिलियंट है। और इसी बीच अर्बन डेवलपमेंट को भी पुश मिला है। हाँ, PMIU 2.0। राइट। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी मूवा ने 3.53 लाख नए अर्बन हाउसेस का अप्रूवल दे दिया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर पॉलिसीज के इस पूरे स्पेक्ट्रम को समझने के बाद लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड। जी। पॉलिसीज जब ग्राउंड पर आती हैं तो हर स्टेट उन्हें अपने हिसाब से डिप्लॉय करता है। तो अब हम एनालाइज करेंगे द स्टेट ग्रिड, नॉर्थ, वेस्ट एंड सेंट्रल डिप्लॉयमेंट्स। ओके, शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हाँ, वहाँ जियोथर्मल एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा MOU साइन हुआ है।
साथ ही वहां के सीएम ने पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव लॉन्च किया है। हिमाचल में जियोथर्मल एनर्जी, ये थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं है? सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन हिमाचल में मणिकरण जैसे कई नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं, यानी गर्म पानी के चश्मे। ओह राइट। वहां जमीन के नीचे काफी जियोथर्मल एक्टिविटी है, जिससे अब कमर्शियल पावर जनरेशन के लिए टैप किया जा रहा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत स्टेबल सोर्स है। इंटरेस्टिंग। अब अगर दिल्ली की बात करें तो वहां भी कई मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं। हाँ, दिल्ली में काफी कुछ हुआ है। गर्ल चाइल्ड सपोर्ट के लिए लखपति बिटिया योजना लॉन्च हुई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शास्त्र शुरू किया है, जो एंटी फियर मॉन्गरिंग यानी अफवाहों और डर फैलाने वालों के खिलाफ है। राइट। पर पुलिस अचानक से फियर मॉन्गरिंग पे इतना फोकस क्यों कर रही है? क्योंकि आज के डिजिटल युग में ना सोशल मीडिया पर फैलाई गई एक फेक न्यूज या अफवाह कुछ ही मिनटों में रियल वर्ल्ड दंगे या पैनिक क्रिएट कर सकती है। ये बात तो है। ये अब सिर्फ एक मॉरल इशू नहीं रहा, बल्कि एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट बन गया है। इसलिए पुलिस को प्रोएक्टिवली ऐसे ऑपरेशंस चलाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और हाँ, दिल्ली ने एक बहुत बड़ा ग्लोबल अचीवमेंट भी हासिल किया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट अफोर्डेबिलिटी में दिल्ली ने ग्लोबली नंबर 1 रैंक हासिल की है। वाओ, जो इंडिया को एक मेजर एजुकेशनल हब के रूप में प्रोजेक्ट करता है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ, जिसके बारे में मैंने शो की शुरुआत में कहा था। हाँ, राजस्थान वाला पॉइंट। राजस्थान अब इंडिया का लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर बन गया है। अकेले देश के टोटल आउटपुट का 47.5% प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा शेयर है। राइट। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट का कारनामा। अलवर इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 विजन के तहत 100% इंश्योरेंस अचीव करने वाला इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ये वाकई अमेजिंग है। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ये एक ओएसिस यानी रेगिस्तान में एक नखलिस्तान की तरह है। लेकिन एक रूरल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में 100% इंश्योरेंस कैसे पॉसिबल हुआ? यही तो इस केस स्टडी की खूबसूरती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के अग्रेसिव ग्राउंड वर्क का नतीजा है। अच्छा। सरकार ने पंचायत लेवल पे डेटा कलेक्ट किया, लोगों की रिस्क प्रोफाइलिंग की और फिर उन्हें अफोर्डेबल प्रीमियम वाली स्कीम से जोड़ा। ओके। ये पूरे देश के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्रासरूट्स लेवल पर कैसे डिलीवर किया जाता है। और महाराष्ट्र में भी एक पॉलिटिकल माइलस्टोन अचीव हुआ है। वहां सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है, फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम। बिल्कुल। इसके बाद अगर हम सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े स्टेट यानी उत्तर प्रदेश को देखें तो वहां लखनऊ में IBM का AI गॉफटेक इनोवेशंस सेंटर इनॉग्रेट हुआ है। हाँ, और ये इनोवेशन सेंटर दिखाता है कि यूपी अब गवर्नेंस में कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहा है। राइट। और इसका असर उनकी इकोनॉमी पर भी दिख रहा है। यूपी का FY27 का बजट आउटले 9.13 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 12.9% का मैसिव इंक्रीज है। वाओ। और सबसे खास बात, यूपी ने इस बार अपना पहला इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट किया है, फर्स्ट एवर इकोनॉमिक सर्वे। पहला इकोनॉमिक सर्वे, ये तो स्टेट के विजन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। जब कोई स्टेट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट सेट करता है तो उसे हवा में तीर चलाने के बजाय डेटा ड्रिवन गैप एनालिसिस की जरूरत होती है। और इकोनॉमिक सर्वे वही स्ट्रक्चर्ड डेटा और मिरर प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली। अब अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो गुजरात की न्यूज इस महीने की सबसे बड़ी हेडलाइंस में से एक है। हाँ, वारी एनर्जीज वाली न्यूज। राइट। वारी एनर्जीज वहां 8,175 करोड़ रुपए की लागत से इंडिया की लार्जेस्ट लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री लगा रही है। ये तो सीधा हमारे उस E20 मैंडेट वाले लॉजिक से जुड़ता है। वो कैसे? मतलब एक तरफ हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर इंपोर्ट कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ गीगा फैक्ट्री लगाकर फ्यूचर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV की बैटरी का इकोसिस्टम इंडिया में ही बना रहे हैं। बहुत सही जोड़ा आपने। लिथियम आयन बैटरीज के लिए भी हम अभी चाइना और दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हाँ। गुजरात में ये गीगा फैक्ट्री उस राइलेंस को तोड़ेगी। इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट ने सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्टारलिंक के साथ एक MOU साइन किया है। स्टारलिंक के साथ, ग्रेट। और एविएशन सेक्टर को स्किल्ड मैन पावर देने के लिए एयरबस ने GSV यानी गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इनॉग्रेट किया है। ये नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल का इंडस्ट्रियल पुश तो एकदम क्लियर हो गया। तो चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। जी।
और देखते हैं कि द स्टेट ग्रिड के साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डिप्लॉयमेंट्स में क्या चल रहा है और ये स्टेट्स फ्यूचर के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं। राइट। नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं। नागालैंड ने एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया है जिससे FNTA कहते हैं। ये FNTA क्या है? FNTA का मतलब है फ्रंटियर नागा टेरिटरी एग्रीमेंट। ओके। ये एक बहुत ही क्रूशल ट्राइपार्टाइट यानी त्रिपक्षीय समझौता है जो सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट और ईस्टर्न नागालैंड के ग्रुप्स के बीच हुआ है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये स्टेट के बॉर्डर्स को चेंज किए बिना एक ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे उस रीजन में पीस और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। इसके अलावा सिक्किम ने अपने पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक ट्रिब्यूट है। बिल्कुल। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट ये है कि मणिपुर को 13 फरवरी को प्रेसिडेंट रूल के तहत रखा गया है, यानी आर्टिकल 356। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में आर्टिकल 356 तब इन्वोक किया जाता है जब किसी राज्य में मशीनरी इस तरह से ब्रेकडाउन हो जाए कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से न चल सके। राइट। ये एक न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जो गवर्नेंस को स्टेबलाइज करने के लिए प्रेसिडेंट को स्टेट का डायरेक्ट कंट्रोल लेने की पावर देता है। अब अगर हम ईस्टर्न बेल्ट की तरफ बढ़ें तो बिहार के सोनपुर को इंडिया के 24वें ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अप्रूवल मिल गया है। ग्रीनफील्ड मतलब जो बिल्कुल स्क्रैच से बनता है? हाँ, एकदम नई जगह पर बनाया जाएगा। और उड़ीसा में तो और भी ज्यादा टेक फोकस्ड हलचल है। बिल्कुल। उड़ीसा ने ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 होस्ट किया है। इसके साथ ही वहां के रेंगलुंडा एयरपोर्ट पर एक नेशनल UAV टेस्ट कॉरिडोर एस्टैब्लिश हुआ है, जहां अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स की टेस्टिंग होगी। एग्जैक्टली। और टेक इनोवेशन का ये पैटर्न सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं है। अगर आप साउथ में आंध्र प्रदेश को देखें तो वहां अमरावती में इंडिया की पहली क्वांटम वैली का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, फर्स्ट क्वांटम वैली। वाओ। इसके अलावा यूनियन मॉस ने विशाखापट्टनम में 32 करोड़ का CSIR NIO यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का रीजनल सेंटर खोला है। मुझे यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त पैटर्न दिख रहा है। कैसा पैटर्न? आंध्र प्रदेश में क्वांटम वैली बन रही है और उड़ीसा में UAV टेस्टिंग हो रही है। क्या हम ये मान ले कि इंडिया का ईस्ट कोस्ट धीरे धीरे नया सिलिकॉन कोस्ट बन रहा है? जनरली हम टेक के लिए वेस्ट कोस्ट या बैंगलोर की बात करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही ब्रिलियंट है। थैंक यू। अगर आप ध्यान दें तो वेस्ट कोस्ट पहले से ही हेवी इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल IT से सैचुरेटेड है। हाँ, वहाँ स्पेस का इशू है। बिल्कुल। लेकिन ईस्ट कोस्ट के पास स्पेस है और वहाँ बे ऑफ बंगाल के ऊपर ड्रोन्स या एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग करना ज़्यादा सेफ है क्योंकि वहाँ कमर्शियल एयर ट्रैफिक वेस्ट के मुकाबले कम है। ओ, ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं था। साथ ही वहाँ DRDO जैसी एजेंसीज का प्रेजेंस पहले से है, इसलिए ईस्ट कोस्ट नेचुरली डीप टेक और क्वांटम कंप्यूटिंग का हब बन रहा है। और इसी एडवांस टेक सिक्योरिटी का एक और एग्जाम्पल हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। हाँ, VOC पोर्ट वाला। राइट। वहाँ VO चिदम्बरान नार यानी VOC पोर्ट ने इंडिया का पहला पोर्ट बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल किया है। अब पोर्ट्स पर एंटी ड्रोन सिस्टम की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आज के समय में हमारे पोर्ट सिर्फ शिपिंग यार्ड नहीं है, बल्कि ये क्रिटिकल मैरीटाइम और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल। ग्लोबल ट्रेड का 90% हिस्सा समंदर के रास्ते होता है। आजकल असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छोटे ड्रोन्स के जरिए पोर्ट्स या शिप्स पर अटैक करने का रिस्क बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे में ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स हमारे ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिए बेहद जरूरी हैं। एग्जैक्टली। और अंत में बात करते हैं केरला की। केरला के CM ने स्त्री सुरक्षा नाम से एक बेहतरीन सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है। हाँ, स्त्री सुरक्षा। ये स्कीम उन वल्नरेबल या ट्रांसजेंडर विमेन को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन ऑफर करती है, जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स के दायरे से बाहर रह जाती हैं। सोशल सिक्योरिटी में गैप्स को प्लग करने का एक शानदार मॉडल है। अक्सर सरकार की बड़ी स्कीम्स में कुछ मार्जिनलाइज सेक्शंस छूट जाते हैं। बिल्कुल। केरल का ये इनिशिएटिव उन इनविजिबल लोगों को टारगेट कर रहा है जो असल में फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे असली मकसद होता है।
ग्लोबल डिप्लोमेसी और बायलैटरल अलाइनमेंट्स। और इसमें सबसे पहली खबर यूएसए से है। हाँ, यूएसए के साथ हमारा एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट यानी आईटीए फ्रेमवर्क है। राइट, जिसपे $500 बिलियन का इंडियन परचेज प्लान बेस्ड है। अब ओके, लेट्स अनपैक दिस। $500 बिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं है यार। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेम चेंजर है। इसे एग्जाम के लिए कैसे याद रखें? और ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट असल में होता क्या है? तो चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। इंटरिम का मतलब होता है अस्थायी या बीच का रास्ता। ओके। जब दो देशों के बीच एक फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने में सालों लग जाते हैं ना, तो वो एक इंटरिम एग्रीमेंट कर लेते हैं ताकि व्यापार तुरंत शुरू हो सके। समझ गई। मतलब इंतजार करने से अच्छा है कुछ काम शुरू किया जाए। एग्जैक्टली। तो जब भारत $500 बिलियन के परचेस प्लान का फ्रेमवर्क तैयार करता है, तो इसका मतलब है कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ एकदम लॉक कर रहे हैं। हम अमेरिका को बता रहे हैं कि हम रिलायबल पार्टनर हैं। राइट। एग्जाम के लिए आपको आईटीए का फुल फॉर्म और ये $500 बिलियन का अमाउंट दोनों याद रखने हैं। मेक सेंस। आगे बढ़ते हैं यूटे की तरफ। भारत ने ईपीएफओ के जरिए यूके के साथ एक बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसे एसएसए कहते हैं, वो साइन किया है। हाँ, और इसका मेन पर्पस है डुअल कंट्रीब्यूशंस को रोकना। अब ये डुअल कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिकली कैसे रुकता है? मतलब ये काम कैसे करता है? इमेजिन कीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो इंडिया की कंपनी के लिए काम करता है, लेकिन उसे कुछ सालों के लिए लंदन भेज दिया गया है। हाँ, ऐसा तो बहुत होता है। तो होता क्या था कि उसकी सैलरी से इंडिया में भी प्रोविडेंट फंड कट रहा है और यूके के सिस्टम में भी उसे टैक्स देना पड़ रहा है। बाप रे, ये तो एक ही इंसान पर डबल टैक्स का बोझ हो गया। बिल्कुल। इसी को रोकने के लिए ये एसएसए एग्रीमेंट हुआ है। अब अगर आप एक देश में पे कर रहे हैं तो दूसरे में छूट मिल जाएगी। प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। वाओ, ये सच में बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन वेट, इसी पॉइंट में ना एक और अपडेट है। यूके के साथ एक ऑफशोर विंड टास्क फोर्स भी लॉन्च की गई है। मतलब सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही थी, उसमें ये विंड एनर्जी अचानक कहाँ से आ गई? हाँ, सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि बायलैटरल डिप्लोमेसी कैसे मल्टीपल टैक्स पे चलती है। एक तरफ फाइनेंस, दूसरी तरफ क्लाइमेट। ओहो, मतलब एक ही ट्रिप में दो काम। राइट। यूके ऑफशोर विंड यानी समुद्र में पवन चक्कियां लगाकर बिजली बनाने में बहुत एडवांस्ड है। हमारी कोस्टलाइन लंबी है, तो हम उनकी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करेंगे। स्मार्ट मूव। चलिए अब चलते हैं फ्रांस की ओर। फ्रांस की बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है CMA-CGM। उसने हमारे कोचीन शिपयार्ड के साथ एक भारी डील साइन की है। हाँ, अमाउंट है $360 मिलियन। और इसके तहत 6 LNG फ्यूल्ड वेसल्स बनाए जाएंगे। इसमें मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लग रही है कि ये जहाज LNG से चलेंगे। और यही इस डील की कोर बात है। पूरी दुनिया इस वक्त ग्रीन शिपिंग की तरफ भाग रही है, क्योंकि ट्रेडिशनल ईंधन तो बहुत पोल्यूशन करता है समुद्र में। राइट। तो LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक क्लीन ऑल्टरनेटिव है। जब कोचीन शिपयार्ड ऐसे ग्लोबल टेंडर्स जीतता है ना, तो ये मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। अब आते हैं एक छोटे से देश पर जिसकी अहमियत बहुत बड़ी है, सेशल्स। यहाँ सेशल विजन अडॉप्ट किया गया है, SESEL, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट विजन फॉर सस्टेनेबिलिटी। हाँ, और भारत ने इसके लिए $175 मिलियन का तगड़ा पैकेज दिया है। इसमें 10 एम्बुलेंस और डिफेंस बोट शामिल हैं। अब एक आम एस्पिरेंट सोच सकता है कि यार, इतने छोटे से आइलैंड को इतना पैसा क्यों दे रहे हैं हम? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। इंडियन ओशन के मैप पर सेशल्स की लोकेशन बहुत क्रिटिकल है। वो चोक पॉइंट्स वाला मामला है ना? एग्जैक्टली, जहां से दुनिया का व्यापार गुजरता है। तो जब हम वहां डिफेंस बोट्स देते हैं, तो हम इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी और अपनी नेवल प्रेजेंस मजबूत कर रहे हैं। खासकर तब जब चीन वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। राइट। तो सेशल्स को भरोसे में रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेहतरीन एनालिसिस। मतलब हर एम्बुलेंस के पीछे एक रडार और एक विजन है। इसी तर्ज पर हमने ग्रीस के साथ एक JDI यानी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया है, जो कि एक 5 साल का डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप है। और इसके अलावा नेपाल के साथ काठमांडू में क्रिमिनल मैटर्स पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस यानी MLA अग्रीमेंट साइन हुआ है। एक्सपर्ट, नेपाल के साथ ये अग्रीमेंट अभी इतना रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि भारत और नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है। ओपन बॉर्डर की वजह से क्रिमिनल्स क्राइम करके सीमा पार कर जाते हैं। हाँ, और लीगल फ्रेमवर्क के बिना उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल।
ये एग्रीमेंट दोनों देशों की पुलिस को एक लीगल बेसिस देता है कि वो एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे। तो ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स तो हमारी नींव मजबूत कर रहे हैं, लेकिन मल्टीलैटरल लेवल पर और टेक्नोलॉजी में हमारा अप्रोच क्या है? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हमारा दूसरा सेगमेंट है मल्टीलैटरल फोरा और ग्लोबल टेक डिप्लोमेसी। मल्टीलैटरल स्टेज पर सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने नई दिल्ली में फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग की अध्यक्षता की है। और एस्पिरेंट्स को 2026 की थीम एकदम रट लेनी है, रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, RICS। राइट। लेकिन एक सवाल है यार, ये शेरपा कौन होते हैं? मीटिंग तो लीडर्स की होती है ना? बहुत अच्छा सवाल है। पहाड़ों पर जब कोई चढ़ता है तो शेरपा वो होता है जो रास्ता बनाता है। अच्छा, जो भारी सामान उठाता है। एग्जैक्टली। उसी तरह इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की मीटिंग से पहले उनके जो खास प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें शेरपा कहते हैं, वो हफ्तों तक मीटिंग्स करके एग्रीमेंट्स का ड्राफ्ट बनाते हैं। मतलब लीडर्स तो बस आकर फाइनल साइन करते हैं। राइट। तो ये शेरपा मीटिंग असल में ब्रिक्स समिट का पूरा फाउंडेशन तय करती है। वाओ। और लीडरशिप की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी हम छाए हुए हैं। जर्मनी के बायोफैक्ट 2026 में भारत को ऑर्गेनिक ट्रेड के लिए कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ऑर्गेनिक ट्रेड हमारी एक नई सॉफ्ट पावर है। जैसे दुनिया ने पहले योग और आयुर्वेद को अपनाया, अब हमारा ऑर्गेनिक फूड ग्लोबल हो रहा है। एकदम सही। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहां तो हम हार्डकोर पॉवर बन रहे हैं। इंडिया स्टैक और टेक अलायंसेस वाले पॉइंट पर आते हैं। इसमें सबसे पहला नाम पैक्स सिलिका का है। हाँ, भारत इस US लेड कोएलिशन में 12वें मेंबर के रूप में शामिल हुआ है। लेकिन यार, ये पैक्स सिलिका नाम सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोमन एम्पायर की ट्रीटी हो। हाँ, नाम कैची है। पैक्स मतलब पीस और सिलिका मतलब सिलिका, जिससे हमारे सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं। ओह। इसका पर्पस है सिक्योर AI, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स को सुरक्षित रखना। क्योंकि आज फोन से लेकर मिसाइल तक सब चिप्स पर चलता है। राइट। और इन चिप्स के मिनरल्स पर चीन का बड़ा कंट्रोल है। तो पैक्स सिलिका एक तरह का टेक नाटो है। 12वें मेंबर बनकर भारत अपनी सप्लाई चेन सिक्योर कर रहा है। स्ट्रैटेजिक मूव। और अगर हम खुद के टेक एक्सपोर्ट्स की बात करें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के लिए भारत ने 23 देशों के साथ MOU साइन किए हैं। और हमारा UPI अब 8 देशों में लाइव हो चुका है। 8 देशों में। और डिजिलॉकर के पैक्ट्स क्यूबा, केन्या, UAE और LPDR के साथ साइन हुए हैं। मतलब हम सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे, हम दुनिया को डिजिटल गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। इंडिया स्टैक अब लिटरली ग्लोबल स्टैक बन चुका है। और इसी ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट में भारत ने 2026 के लिए UN रेगुलर बजट में $35.18 मिलियन का भुगतान किया है। एस्पिरेंस $35.18 मिलियन, ये फिगर नोट कर लो। और इसी में एक खबर है कि न्यूयॉर्क सिटी जो USA में है, वो WHO के गॉन नेटवर्क में शामिल हो गया है। ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क। राइट। पर मेरा सवाल है कि न्यूयॉर्क के किसी हेल्थ नेटवर्क में शामिल होने से हमारे एग्जाम्स का क्या लेना देना? एग्जाम्स में अक्सर ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स इंस्टीट्यूशंस पूछते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी से अवेयर हैं या नहीं। गोआन महामारी को रोकने का अलर्ट सिस्टम है। और न्यूयॉर्क जैसे हब के जुड़ने से नेटवर्क मजबूत होता है। मेक्स सेंस। तो डिप्लोमेसी और टेक की तस्वीर तो हमने देख ली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय डेटा में हम कहाँ खड़े हैं? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हमारा तीसरा सेगमेंट है ग्लोबल इंडिसेस और रैंकिंग्स। एस्पिरेंट्स, ये सेक्शन बहुत स्कोरिंग है। तो शुरू करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 से। पब्लिशर हैं हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें भारत की रैंक 75 है 199 देशों में से, और नंबर 1 पर सिंगापुर है। इसका कोर मेट्रिक ग्लोबल मोबिलिटी है, यानी आपका पासपोर्ट बिना प्रायर वीजा के कितने देशों में एंट्री देता है। 75वीं रैंक, मतलब इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो है। दूसरा है NRI यानी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। पर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट इसे पब्लिश करता है। भारत 45वीं रैंक पर है, स्कोर है 54.43। और ग्लोबल नंबर 1 है USA। कोर मेट्रिक है AI गवर्नेंस एंड टेक। 45वीं रैंक ठीक ठाक है, लेकिन अब आते हैं उस डेटा पर जो हमें आईना दिखाता है। CPI यानी करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है। राइट। इसमें भारत की रैंक 91 है, स्कोर है 39, और डेनमार्क नंबर 1 पर है। और इसका कोर मेट्रिक पब्लिक सेक्टर करप्शन है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब एक तरफ हम DPI और UPI में दुनिया को लीड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ CPI में 91 रैंक।
ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है यार। यही एनालिसिस है। टेक्नोलॉजी और सिस्टमैटिक ट्रांसपेरेंसी एक ही स्पीड से नहीं बढ़ती। अच्छा। हाँ, यूपीआई ने रिटेल लेवल पर करप्शन कम किया है, लेकिन सीपीआई पब्लिक सेक्टर करप्शन मापता है, जैसे बड़े टेंडर, ब्यूरोक्रेसी। वहां हमें अभी भी बहुत काम करना है। एकदम क्लियर पर्सपेक्टिव। चलिए कुछ पॉजिटिव डेटा पर चलते हैं। लीड सर्टिफिकेशन 2025, पब्लिशर है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इसमें हमारी रैंक सेकंड है, 611 प्रोजेक्ट्स के साथ। और नंबर 1 मेनलैंड चाइना है। इसका कोर मेट्रिक है इको फ्रेंडली बिल्ट स्पेस, यानी पर्यावरण को ध्यान में रखकर ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। जो कि सस्टेनेबिलिटी में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अब उस इंडेक्स पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, ग्लोबल R&D स्पेंडिंग 2024। पब्लिशर वाइपो और GII। भारत इसमें 7वीं रैंक पर है। हमारा टोटल R&D एक्सपेंडिचर है $75.73 बिलियन। और नंबर 1 है चाइना, जिनका एक्सपेंडिचर है $785.9 बिलियन। शौक लगाना, हमारा 75 और उनका 785, मतलब भले ही हम 7वें नंबर पर हैं, पर गैप तो 10 गुना से भी ज्यादा का है। एग्जैक्टली। मैं यही हाईलाइट करना चाहता था। रैंक 7 याद रखना काफी नहीं है, आपको समझना होगा कि इनोवेशन में हम ग्लोबल लीडर से कितना पीछे हैं। और शायद इसीलिए हमें पैक्स सिलिका जैसे अलायंसेस चाहिए। हम अकेले सारा रिसर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कनेक्ट किया आपने। और इस लिस्ट का आखिरी डेटा है वर्ल्ड बैंक की WBL रिपोर्ट, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ। इसमें भारत में मेंस लीगल राइट्स तो 100% हैं, लेकिन कोर मेट्रिक चौंकाने वाला है। विश्व स्तर पर महिलाओं का एक्सेस केवल 66.6% है। और इसमें कोई ग्लोबल नंबर 1 देश नहीं है, क्योंकि किसी भी देश ने महिलाओं को 100% इको लीगल एक्सेस नहीं दिया है। तो एग्जाम्स के लिए ये 66.6% का ग्लोबल एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम। तो एस्पिरेंट्स हमने इकोनॉमी और टेक तो देख लिया, लेकिन इन सबको सुरक्षित रखने के लिए सख्त डिफेंस शील्ड चाहिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट। सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इस सेगमेंट में मैक्रो प्रोक्योरमेंट फ्लो को समझना है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करते हैं, उन्होंने 3.60 लाख करोड़ रुपए के AON को मंजूरी दी है, 3,60,000 करोड़। ये फिगर तो दिमाग घुमा देने वाला है। बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन मेरा बेसिक सवाल है यार, ये AON क्या होता है? रक्षा सौदों में बार बार सुनते हैं इसे। इसे शॉपिंग एनोलॉजी से समझिए। आप परिवार के साथ गए और बताया कि आपको लैपटॉप की सख्त जरूरत है। ओके। जब परिवार कहता है हाँ जरूरत है, तुम खरीद सकते हो, तो वो अप्रूवल AON है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। अच्छा। सरकार ने मान लिया है कि सेना को इन हथियारों की जरूरत है। अब टेंडर प्रोसेस शुरू होगा। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। अब ये 3,60,000 करोड़ जा कहाँ रहे हैं? इसमें से एक हिस्सा कोस्ट गार्ड के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 8 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है। हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट HAL कानपुर के साथ 2312 करोड़ में साइन हुआ है। HAL कानपुर का नाम मेक इन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, पर डॉर्नियर ही क्यों? क्लियर है। और मैरिटाइम से जुड़ा एक और प्रोक्योरमेंट है जो बहुत कूल है, एम्फीबियन टेक। राइट। इंडियन फर्म एपोजी एरोस्पेस ने ऑस्ट्रेलिया की AAI से 15 सी प्लेन्स के लिए 3500 करोड़ का ऑर्डर दिया है। Here is where it gets really interesting. ये समुद्र और हवा दोनों में डोमिनेट करने के लिए उड़ने वाली नावों का एक बड़ा बेड़ा बनाने जैसा है। बिल्कुल। सीप्लेन्स पानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। अंडमान या लक्षद्वीप जैसे इलाकों में जहां रनवे बनाना मुश्किल है, वहां ये बहुत काम आएंगे। रेस्क्यू और कोस्टल डिफेंस में। हाँ, और ये डील एक इंडियन प्राइवेट फर्म कर रही है, जो पॉजिटिव साइन है। अब आते हैं टैक्टिकल MOUs पर। पहला है अग्निवास्त्रा, इंडियन आर्मी के साथ कार्बन फैब्रिक्स और एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल्स के लिए MOU। ये कार्बन फैब्रिक्स सैनिकों के लिए काम कैसे करते हैं? पुरानी बुलेट प्रूफ जैकेट्स बहुत भारी होती थी। कार्बन फैब्रिक बालों से भी पतले धागों से बनता है, लेकिन लॉक होने पर स्टील से भी ज्यादा मजबूत और एकदम हल्का हो जाता है। मॉडर्न वॉरफेयर में तो स्पीड ही जान बचाती है। अमेजिंग साइंस। राइट। इसके बाद शिप बिल्डिंग कंसोर्शियम है। 2 बड़े डिफेंस PSUs, GRSE और HSL के बीच नेशनल शिप बिल्डिंग के लिए एक रणनीतिक कंसोर्शियम बना है। मतलब अब ये दोनों अपनी एक्सपर्टीज मिलाकर हमारे नेवल चिप्स को और तेजी से बनाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसर्च में
जॉइंट R&D एक्टिविटीज के लिए DRDO और CSIR का अग्रीमेंट। देखिए, डीआरडीओ सिर्फ डिफेंस हथियारों पर फोकस करता है और सीएसआईआर सिविलियन रिसर्च में माहिर है। अच्छा, तो दोनों के साथ आने से क्या होगा? हम डुअल यूज टेक्नोलॉजी बना पाएंगे, यानी जो सेना के भी काम आए और बाद में आम जनता के भी। अग्नि 3 IRBM। हाँ, अग्नि 3। राइट। इसे हाल ही में स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा ओडिशा के चांदीपुर स्थित ITR से टेस्ट फायर किया गया है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 3000 से 3500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है। इसकी स्पीड मैक 15 है, पेलोड क्षमता 1500 किलोग्राम है और ये पूरी तरह से परमाणु सक्षम है। बिल्कुल न्यूक्लियर कैपेबल है और इसका प्रणोदन 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल है। लेकिन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक तकनीकी शब्द ने मुझे वहीं रोक दिया। नेविगेशन के लिए इसमें GPS के साथ स्ट्रैप डाउन INS मतलब स्ट्रैप डाउन INS विद GPS का इस्तेमाल हुआ है। ये स्ट्रैप डाउन तकनीक पारंपरिक नेविगेशन से कैसे अलग है? I mean, ये बिना बाहरी सिग्नल के काम कैसे करती है? ये एक बेहतरीन सवाल है और तकनीकी समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, INS का मतलब होता है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। इसे समझने के लिए स्मार्टफोन के जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर का उदाहरण लिया जा सकता है। अच्छा, जो फोन की डायरेक्शन बताता है। बिल्कुल वही, जो ये भांप लेता है कि फोन किस दिशा में घूम रहा है। मिसाइल के अंदर ये सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड और मिलिट्री ग्रेड होता है। जब मिसाइल लॉन्च होती है ना, तो ये सिस्टम मिसाइल की गति, दिशा और रोटेशन को खुद ही मापता रहता है। इसे काम करने के लिए किसी भारी उपग्रह या GPS की जरूरत नहीं होती। ओह वाओ! यानी अगर दुश्मन सिग्नल काट भी दे तो भी मिसाइल अपनी जगह खुद तय कर लेगी। अब आते हैं स्ट्रैप डाउन शब्द पर। पुराने सिस्टम में सेंसर्स को जिम्बल पर रखा जाता था ताकि वे हिले डुले नहीं, लेकिन स्ट्रैप डाउन सिस्टम में सेंसर्स को सीधे मिसाइल के ढांचे या बॉडी से कस दिया जाता है, मतलब स्ट्रैप डाउन। ओके, तो वो एकदम फिक्स होते हैं। राइट। ये इसे अत्यधिक मजबूत बनाता है, जिससे ये मैक 15 की स्पीड और भयंकर दबाव को आसानी से झेल सकता है। ये तो कमाल का इंजीनियरिंग डिजाइन है। इसका मतलब ये पूरी तरह से एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। अब इस मारक क्षमता से हटकर थोड़ा सैन्य अभ्यासों की तरफ आते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। परीक्षाओं में अक्सर मैच द फॉलोइंग के रूप में यहाँ से सवाल आते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। हमारे पास एक पूरा लेजर है। धर्म गार्जन का 7वां संस्करण भारत और जापान के बीच उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। फिर वज्र प्रहार का 16वां संस्करण भारत और USA के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलों में हुआ। अग्निवर्षा ये भारतीय सेना का ही अभ्यास है जो राजस्थान के पोखरण में हुआ। और मिलन 2026 का 13वां संस्करण एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित हो रहा है। यहाँ उम्मीदवारों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, सिर्फ नाम और स्थान याद रखना काफी नहीं है, बल्कि इनके भूगोल और उद्देश्य के बीच का संबंध समझना होगा। जैसे चौबटिया उत्तराखंड एक ऊंचाई वाला इलाका है, इसीलिए धर्म गार्जन का फोकस हाई एल्टीट्यूड टैक्टिक्स पर रहा। राइट, पहाड़ों में युद्ध लड़ना मैदानों से बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल। इसी तरह बकलो भी पहाड़ी क्षेत्र है और वहां USA के साथ जो वज्र प्रहार हुआ वो एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस ड्रिल थी। स्पेशल फोर्सेस को ऐसे दुर्गम इलाकों में ही ट्रेनिंग दी जाती है। पोखरण एक खुला रेगिस्तान है जो लाइव फायर आर्टिलरी यानी असली गोलों के साथ तोपखाने के परीक्षण के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। इसीलिए अग्निवर्षा वहां हुई। एकदम सही। और मिलन 2026 विशाखापत्तनम में है क्योंकि ये नौसेना का अभ्यास है। और इस बार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू भी हो रहा है, जहां दर्जनों देशों के युद्धपोत एक साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इन अभ्यासों को उनके भूगोल से जोड़कर देखना सच में याद रखने का एक अचूक तरीका है। देश की भौगोलिक सीमाओं और महासागरों की सुरक्षा से जुड़ी इन तैयारियों को देखकर एक बात स्पष्ट है कि रणनीतिक ताकत केवल जमीन पर नहीं होती। यही ताकत अब नई ऊंचाइयों को छू रही है। तो चलिए सीमाओं की सुरक्षा से बात अब सीधे असीम अंतरिक्ष और डीप टेक खोजों की ओर ले चलते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अंतरिक्ष अन्वेषण, ये मेरा पसंदीदा विषय है। मेरा भी। इसरो का चंद्रयान 4 मिशन चर्चा के केंद्र में है। इस बार लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मॉन्स माउंटेन 4 मतलब MM4 को बनाया गया है। इसके सटीक निर्देशांक है 84.289 डिग्री S और 32.808 डिग्री E। मेरा सवाल यह है कि मॉन्स माउंटेन 4 ही क्यों?
ये मिशन पिछले मिशनों से इतना अलग क्यों है? देखिए, इस बार का मिशन सिर्फ चांद पर जाने का नहीं है, बल्कि वहां से सुरक्षित वापस आने का है। मतलब ये एक सैंपल रिटर्न मिशन है? बिल्कुल। चंद्रयान 4 एक सैंपल रिटर्न मिशन है। मॉन्स माउंटेन 4 एक समतल पहाड़ी क्षेत्र है जो दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल पास है। दक्षिणी ध्रुव का भूगोल बहुत ही ऊबड़-खाबड़ है और वहां हमेशा गहरा अंधेरा रहता है। ऐसे अंधेरे और ठंडे क्रेटर्स के पास लैंड करना किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। बहुत रिस्की है। राइट। लेकिन इसी जगह पर जमे हुए पानी यानी आइस और दुर्लभ खनिजों के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। वहां लैंड करना, रोबोटिक आर्म से मिट्टी और चट्टान के नमूने लेना और फिर उस यान को वापस पृथ्वी की कक्षा में लाना, ये तकनीक की चरम सीमा का परीक्षण है। और जो निर्देशांक आपने बताए ना, वे इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे इसरो की पिन पॉइंट लैंडिंग क्षमता को दर्शाते हैं। यानी ये सिर्फ जाने का नहीं, बल्कि वहां की मिट्टी को धरती की प्रयोगशालाओं तक लाने का मिशन है। अद्भुत। इसी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ा शब्द गूंज रहा है, एरोस्पेस कमर्शियलाइजेशन। इन स्पेस की एस्बास पहल के तहत 3 निजी स्टार्टअप्स को चुना गया है, एस्ट्रोम, अजिस्टा और ध्रुव स्पेस। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। इन्हें स्मॉल सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म विकसित करने का काम मिला है। अगर इसे एक आसान एनालॉजी से समझें तो ये सैटेलाइट बस बिल्कुल एक कार के चैसी की तरह है। जैसे कार निर्माता कंपनी एक मजबूत चैसी बना लेती है और फिर ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से उसी बेस पर हैचबैक, सेडान या एसयूवी का ढांचा खड़ा कर देती है, वैसे ही ये सैटेलाइट बस एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क देगी। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ना? जिस कंपनी को कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजना हो या वेदर सैटेलाइट, वो इसी बस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेगी। इससे हर बार जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। राइट। और समय और पैसे की भारी बचत ही कमर्शियलाइजेशन का मूल मंत्र है। और अंतरिक्ष केवल मशीनों का खेल नहीं है, इसमें इंसानी क्षमताओं का भी परीक्षण होता है। यहीं पर एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स की भूमिका आती है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। हमारे पास एक बहुत ही प्रेरणादायक खबर है। महज 17 वर्षीय आदित्य पंड्या ने लूनर हैबिटेट सिमुलेशन पूरा कर लिया है। इसका मतलब है कि धरती पर ही एक ऐसा बंद वातावरण तैयार किया गया जो बिल्कुल चांद की तरह था, और इस युवा ने वहां रहने की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। वेट, रियली? 17 साल की उम्र में ये परिपक्वता सच में हैरान करने वाली है। बिल्कुल। अब अंतरिक्ष से थोड़ा नीचे आते हैं और डेटा तथा एआई की दुनिया पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली जंग तो अब सिलिकॉन और सर्वर में लड़ी जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलोर में डिजाइन की गई क्वालकॉम की 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की है। 2 नैनोमीटर, ये सुनने में जितना छोटा लगता है, तकनीकी रूप से इसे समझना उतना ही मुश्किल है। क्या इसका मतलब ये है कि हम एक ही चिप में एक पूरे शहर के बराबर ट्रैफिक लाइट्स फिट कर रहे हैं? बिल्कुल, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। नैनोमीटर उस दूरी को मापता है जो एक चिप के अंदर मौजूद ट्रांजिस्टरों के बीच होती है। 2 नैनोमीटर का मतलब है कि वे एक दूसरे के इतने करीब हैं कि एक इंसान के बाल की मोटाई में ऐसे हजारों ट्रांजिस्टर समा सकते हैं। ओह माय गॉड। हाँ, और जब ट्रांजिस्टर पास होते हैं तो डेटा को यात्रा करने में कम समय लगता है और बैटरी की खपत भी नाम मात्र की होती है। इसीलिए ये चिप स्मार्टफोन या एआई डिवाइस को सुपर फास्ट बना देगी। राइट। और जहां तक एआई की बात है, योट्टा ने भाषिनी एआई क्लाउड को तैनात किया है, और साथ ही एनएसओ ने अपने ई-सांख्यिकी पोर्टल के लिए एमसीपी सर्वर बीटा लॉन्च किया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सॉवरेन एआई क्लाउड। मुझे यहीं रुकना होगा। सॉवरेन एआई क्या होता है? एआई तो आखिर कोड और एल्गोरिदम है ना, इसमें संप्रभुता या सॉवरेनिटी का क्या काम? क्या इसका मतलब ये है कि ये एआई केवल सरकारी काम करेगा? नहीं, इसका सरकार से सीधा संबंध नहीं है, बल्कि डेटा के स्थान से संबंध है। अच्छा। देखिए, जब हम विदेशी एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सारा संवेदनशील डेटा विदेशी सर्वरों पर प्रोसेस होता है। सॉवरेन एआई क्लाउड का मतलब है कि सर्वर भारत की सीमा के भीतर हैं। डेटा का स्वामित्व, नियंत्रण और प्रोसेसिंग सब कुछ देश के अंदर हो रहा है। योट्टा का भाषिनी क्लाउड स्थानीय भाषाओं में एआई समाधान देगा, और वो भी बिना देश का डेटा बाहर भेजे। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी तरह एनएसओ का ई-सांख्यिकीय पोर्टल देश के विशाल सांख्यिकीय डेटा को स्थानीय रूप से प्रोसेस करेगा। अब समझ में आया। मतलब अपना डेटा,
अपना सर्वर और अपना दिमाग। लेकिन इस डीप टेक को हकीकत में बदलने के लिए भारी भरकम पूंजी की जरूरत होती है। इस महीने 2 विशाल फंडिंग की घोषणा हुई है। पहला, आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क ने 600 करोड़ रुपए का IITM यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड लॉन्च किया है, और दूसरा तो और भी विशाल है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के BIRAC RD फंड नेशनल कॉल की घोषणा की है। इस 1 लाख करोड़ में से बायोटेक सेक्टर के लिए 2000 करोड़ रुपए का विशिष्ट बूस्ट भी रखा गया है। 1 लाख करोड़, ये कोई छोटी रकम नहीं है। हाँ, ये रकम ये दर्शाती है कि डीप टेक केवल कुछ स्टार्टअप्स का शौक नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन बन गया है। 2000 करोड़ का बायोटेक बूस्ट सीधे तौर पर नई स्वदेशी दवाइयों, कृषि अनुसंधान और बायो इंजीनियरिंग को जन्म देगा। राइट। लेकिन पैसे और तकनीक का कोई अर्थ नहीं है यदि उन्हें सही दिशा देने वाला नेतृत्व न हो। एक मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व ही ये तय करता है कि ये संसाधन परिणाम देंगे या यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। किसी भी बड़े बदलाव के पीछे हमेशा कोई न कोई व्यक्ति होता है। इसी बात से जुड़ते हुए आइए चर्चा के अगले अहम पड़ाव पर चलते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। बिल्कुल। तो ये सेक्शन है चर्चा में रहे व्यक्ति, यानी ग्लोबल लीडर्स एंड अपॉइंटमेंट्स। वैश्विक पटल पर नेतृत्व के स्तर पर कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो ऐतिहासिक हैं। जापान में साने तकाइची को पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। उनकी पार्टी LDP ने 316 सीटें जीतकर ये चुनाव जीता। उधर नीदरलैंड्स में रॉब जेटन ने मात्र 38 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर समलैंगिक ओपनली गे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये बहुत बड़े बदलाव हैं। हाँ, इसके अलावा तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने हैं, और अनुतिन चरणविराकुल ने BJT पार्टी से थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुनाव जीत लिया है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, साने तकाइची और रॉब जेटन की नियुक्तियों को हम नॉर्म ब्रेकर कह रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह की विविधता सच में जमीनी स्तर पर नीतियां बदलती हैं, या फिर ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक बदलाव है? क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में तो हम अक्सर वही पुरानी सोच ही देखते हैं। ये एक बहुत ही व्यवहारिक संशय है। ये सच है कि कई बार विविधता केवल प्रतीकात्मक लगती है, लेकिन जब हम राष्ट्र प्रमुखों की बात करते हैं ना, तो ये सीधा संदेश होता है कि समाज की मानसिकता बदल रही है। सही बात है। जापान जैसे देश में, जहां की राजनीति ऐतिहासिक रूप से बेहद रूढ़िवादी और पुरुष प्रधान रही है, वहां LDP जैसी पुरानी पार्टी का एक महिला को नेता चुनना एक बहुत बड़ा वैचारिक भूकंप है। इसी तरह नीदरलैंड्स में एक युवा और खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री का आना यह दिखाता है कि मतदाता अब पारंपरिक पैमानों से ऊपर उठकर क्षमता को चुन रहे हैं। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उम्मीदवारों को इन नामों को इसी ऐतिहासिक बदलाव के संदर्भ में याद रखना चाहिए, क्योंकि पहली महिला या सबसे कम उम्र जैसे तथ्य हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी ये सिर्फ चेहरा नहीं बदल रहा, बल्कि चुनाव जीतने का पूरा समीकरण बदल रहा है। और कॉर्पोरेट और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी दिलचस्प फेरबदल हुए हैं। केंटा कॉने को टोयोटा मोटर्स का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। राइट। सर्गे ब्रेंडे के इस्तीफे के बाद एलोएस जिंकी को अंतरिम CEO बनाया गया है। और खेल प्रशासन के मोर्चे पर सोराया अगाही हाजिगा को 107वीं IOC सदस्य चुना गया है। ईरान की पहली महिला का इस पद पर पहुंचना वाकई बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। यहाँ 2 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, WEF में एलोएस जिंगी की नियुक्ति अंतरिम है। परीक्षाओं में अक्सर पूर्णकालिक और अंतरिम नियुक्तियों के बीच फंसाने वाले सवाल आते हैं। हाँ, ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं। राइट। दूसरा, सोराया अगाही हाजिगा का IOC सदस्य बनना सिर्फ खेल की खबर नहीं है, बल्कि ये एक भू राजनीतिक घटना भी है। ईरान में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को लेकर जो वैश्विक बहस चल रही है, उसके बीच ईरान की एक महिला का इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचना बहुत गहरा अर्थ रखता है। बिल्कुल। अब अगर हम राष्ट्रीय नौकरशाही यानी नेशनल ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो नीति आयोग में निधि छिब्बर को अतिरिक्त CEO नियुक्त किया गया है। साथ ही रोहित ऋषि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी IIFCL के नए MD बन गए हैं। रोहित ऋषि की नियुक्ति खास तौर पर बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि IIFCL देश के आधारभूत ढांचे के लिए वित्तीय रीढ़ की तरह काम करता है। सही कहा। तो अभी तक हमने सैन्य शक्ति, तकनीक और वैश्विक नेतृत्व की बात की।
ये सब हमें ये सिखाता है कि जब सही विजन और निरंतर प्रयास मिलते हैं तो उत्कृष्ट परिणाम सामने आते हैं, और उत्कृष्टता का सबसे सीधा प्रदर्शन हमें खेल के मैदान में देखने को मिलता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। चलिए देखते हैं द ग्लोबल एंड नेशनल स्कोरबोर्ड, खेल और पुरस्कार। 26 में भारत ने जिम्बाब्वे में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को पूरे 100 रनों से रौंद दिया और अपना छठा खिताब जीता। वाह, छठा खिताब। हाँ, इस विश्व विजेता टीम के कप्तान आयुष महात्रे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर संतोष ट्रॉफी का 2025-26 संस्करण भी संपन्न हुआ। असम में खेले गए इस कड़े फाइनल में सर्विसेज की टीम ने केरल को 1-0 से हराकर अपना 8वां खिताब जीत लिया है। मुझे लगता है इन दोनों में एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल, इन दोनों जीतों के बीच का विरोधाभास और समानता देखिए। एक तरफ आयुष महात्रे के नेतृत्व में युवाओं की वो टीम है जो विश्व पटल पर अपना पहला बड़ा कदम रख रही है और जबरदस्त ऊर्जा से भरी है। दूसरी तरफ सर्विसेज की वो अनुभवी टीम है जिसने 8वीं बार खिताब जीता है, जो ये दर्शाता है कि शीर्ष पर पहुंचने से ज्यादा मुश्किल वहां टिके रहना होता है। एकदम सही बात है। और ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ा सबक है। कुछ सफलताएं आयुष की तरह तेज रफ्तार से आती हैं और कुछ के लिए सर्विसेज की टीम की तरह सालों के अनुभव और निरंतरता की जरूरत होती है। ये तुलना सच में गहरी है। निरंतरता की बात करें तो भारत की महिला खिलाड़ियों का दबदबा भी कायम है। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में, जो नेपाल में आयोजित हुआ था, भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से एक तरफा मात देकर खिताब अपने नाम किया। शानदार प्रदर्शन। इसके अलावा नई दिल्ली में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। उनकी निरंतरता अचूक है। राइट। और साहसिक खेलों में भी भारतीय पीछे नहीं है। भारतीय पर्वतारोहियों की टीमों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोनकागुआ पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया है, जो अर्जेंटीना में स्थित है। लगभग 7000 मीटर ऊंची इस चोटी पर चढ़ना फेफड़ों और इरादों दोनों की कठोर परीक्षा है। सच में। और अंत में आइए उन पुरस्कारों पर नजर डालते हैं जो भारत की सॉफ्ट पावर को दुनिया के सामने रखते हैं। दुबई में रूबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है। ओह, शिक्षा के क्षेत्र में इस पुरस्कार को एक तरह से नोबेल के समकक्ष माना जाता है ना? बिल्कुल, ये बहुत प्रतिष्ठित है। इसके साथ ही चिकित्सा और परोपकार के क्षेत्र में डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसे पुरस्कार बताते हैं कि भारत केवल तकनीक और सेना में ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और समाज सेवा में भी विश्व को दिशा दिखा रहा है। क्रोनोलॉजी ऑफ ऑब्जर्वेंसेस पार्ट 1, जिसमें हम Feb 1 से 13 तक की डेट्स कवर करेंगे। अब देखिए, क्रोनोलॉजी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कितनी क्रूशियल है ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, प्रायोरिटीज दिखाती हैं। राइट। तो स्टार्ट करते हैं Feb 2 से, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। और एक और चीज, रामसार कन्वेंशन अपनी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है इस बार। हाँ, 50 इयर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। अब देखिए, इसको याद रखने के लिए एक सिंपल एनालॉजी देती हूँ। वेटलैंड्स ना नेचर के किडनीज की तरह होते हैं। अच्छा, किडनीज? हाँ, मतलब जैसे हमारी बॉडी में किडनीज टॉक्सिन्स फिल्टर करती है ना, वैसे ही वेटलैंड्स इकोसिस्टम के पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं। और फाइनेंशियल सेंस में देखें तो फ्लड्स को रोकते हैं, जिससे एग्रीकल्चरल लोन्स डिफॉल्ट होने से बचते हैं। ओह, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। मतलब एनवायरनमेंट और इकोनॉमी डायरेक्टली लिंक्ड हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। Feb 4 को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व किया गया, जो इसका 6th ऑब्जर्वेंस था। राइट। और फिर Feb 6 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। सही बात है। ये दोनों ह्यूमन राइट्स से जुड़े हैं। Exactly. और फॉरेन कैपिटल फ्लो के लिए ये ESG मतलब एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस मैट्रिक्स आजकल कितने जरूरी हैं, ये एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। एग्जैक्टली, सोशल स्टेबिलिटी नहीं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं। फिर आता है Feb 10। यहाँ दो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पहला है वर्ल्ड पल्सेस डे। थीम इसकी है पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। सही। और दूसरा है सेफर इंटरनेट डे, जो इंसिडेंटली हैशटैग ट्रेंड कर रहा था DBI में। डेटा वेयरहाउस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। Right. अब एक तरफ दाल और न्यूट्रिशन है, दूसरी तरफ इंटरनेट और डेटा। इनका क्या कनेक्शन बन रहा है? देखिए, कनेक्शन फाउंडेशन का है।
जैसे पल्सेस ह्यूमन न्यूट्रिशन का एकदम बेसिक फाउंडेशन होती हैं, वैसे ही एक सेफर इंटरनेट हमारी डिजिटल दुनिया का फाउंडेशन है। दोनों अपनी अपनी जगह कोर पिलर्स हैं। हाँ, बिना साइबर सिक्योरिटी के बैंकिंग डेटा जीरो है, बिल्कुल। आगे देखें तो फेब 11 को वर्ल्ड यूनानी डे है, हकीम अजमल खान को याद करते हुए, और साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस भी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स के लिए। और फिर उसके अगले दिन फेब 12 को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे होता है, जो कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का 68 फाउंडेशन डे है। राइट। और इसके साथ एक और बहुत क्रिटिकल दिन है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। वेट, यहाँ मेरा एक सवाल है। इस साल एक्सट्रीमिज्म प्रिवेंशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर इतना फोकस क्यों है थीम में? मतलब टेररिज्म और एआई का क्या लेना देना? लेना देना बहुत गहरा है। देखिए, मॉडर्न थ्रेट्स ऑफ सिर्फ फिजिकल वेपन्स तक लिमिटेड नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स डार्क वेब, डीप फेक्स और एआई एल्गोरिदम्स का यूज कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए। अच्छा, मतलब स्केल बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली। एआई से इन थ्रेट्स का स्केल इतना बड़ा हो गया है कि प्रिवेंशन भी अब एआई ड्रिवन होना पड़ेगा। रियल टाइम में न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। ओह वाह, ये साइबर वॉरफेयर सच में नेक्स्ट लेवल पर है। और पार्ट 1 का आखिरी दिन है फेब 13, वर्ल्ड रेडियो डे। यूनेस्को सब ऑब्जर्व करता है। रेडियो आज भी क्राइसिस में सबसे रिलायबल मीडियम है। बिल्कुल। तो मिड फेब तक का हमारा फाउंडेशन एकदम सेट हो गया है। अब देखते हैं महीने के आखिरी हिस्से में क्या हुआ। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो क्रोनोलॉजी ऑफ ऑब्जर्वेशंस पार्ट 2, फरवरी 15 से 28 तक। शुरू करते हैं फेब 15 से, जो है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। राइट। फिर फेब 17 को ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे होता है, और इसकी जो 4th GTRD कॉन्फ्रेंस हुई है ना, वो नायरोबी में हुई थी। एक सेकेंड, नायरोबी ही क्यों? फॉर अ ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस कॉन्फ्रेंस। नायरोबी थोड़ा ऑड नहीं लग रहा? कोई वेस्टर्न हब क्यों नहीं? नहीं, ऑड नहीं है। एक्चुअली अफ्रीकन नेशंस डेवलपिंग वर्ल्ड में रेजिलियंस का एक नया एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पर जब शॉक्स आते हैं जैसे पेंडेमिक या क्लाइमेट चेंज, तो एडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा। और नायरोबी ने कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म से दिखाया है कि बिना मैसिव रिसोर्सेज के भी रेजिलियंस कैसे बिल्ड की जा सकती है। मेक सेंस। ग्लोबल साउथ का राइज हो रहा है। फिर फेब 20 देखते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। थीम है रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट। और हाँ, इस दिन अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे भी होता है। स्टेट डेट्स डायरेक्ट आती हैं एग्जाम्स में। बिल्कुल आती हैं। और फेब 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। फेब 22 को वर्ल्ड स्काउट डे और वर्ल्ड थिंकिंग डे दोनों होते हैं। राइट। फिर फेब 24 को सेंट्रल एक्साइज डे है। ये सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944 को कमेमोरेट करता है। और GST नेटवर्क्स का पूरा बेस यहीं से बना है, जिसके थ्रू आज MSMEs को फॉर्मल क्रेडिट मिल रहा है। एग्जैक्टली, एवरीथिंग कनेक्ट्स। फिर फेब 27 को वर्ल्ड NGO डे है, और साथ ही नेशनल प्रोटीन डे है। ये इसका 7th ऑब्जर्वेशन था। और मंथ के एंड में यानी फेब 28 को रेयर डिजीज डे और नेशनल साइंस डे दोनों हैं। नेशनल साइंस डे तो क्लियर है, पर रेयर डिजीजेज R&D से कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि इनकी मेडिसिन्स का प्रोडक्शन स्केल इतना छोटा होता है कि प्राइवेट फार्मा कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती, तो गवर्नमेंट और साइंस लैब्स को आगे आना पड़ता है। सही बात है। तो देखिए, ये सभी डेट्स और ऑब्जर्वेशंस सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी का एक ब्लूप्रिंट है। आइए अब इस ब्लूप्रिंट के इकोनॉमिक और टेक फ्रेमवर्क को एग्जैक्टली समझते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। परफेक्ट। अब थोड़ा डीप चलते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मैक्रो सिंथेसिस, द सॉवरेंटी एंड स्केल मैट्रिक्स। इस स्लाइड को हमने 3 पिलर्स में डिवाइड किया है, और हम हर एक शब्द को यहाँ वर्बली कवर करेंगे। तो पिलर 1 है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। राइट। यहाँ स्लाइड कहती है कि बैंकिंग FDI में $115 मिलियन का ड्रॉप हुआ है, और MSMEs पर फोकस बढ़ा है। NPAs हिस्टोरिक लो 2.15% पर हैं, और GDP ग्रोथ 6.4% पर स्टेबल है मूडीज के अकॉर्डिंग। हाँ। पर वेट, मेरा यहाँ एक पुशबैक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, FDI ड्रॉप होना तो नेगेटिव लगता है ना, इसको हम सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंस क्यों बोल रहे हैं? देखिए, सरफेस लेवल पर नेगेटिव लगता है, पर मैकेनिज्म्स देखिए। NPAs 2.15% पर हैं, मतलब बैंक्स का पैसा डूबा नहीं है। बैलेंस शीट्स एकदम क्लीन है। ओके। इसका मतलब बैंक्स के पास खुद का इतना डोमेस्टिक कैपिटल है मार्केट में लैंड करने के लिए। जब हमारे पास अपना पैसा है MSMEs को फंड करने के लिए, और ग्रोथ 6.4% चल रही है,
तो हमें बाहर से एक्सपेंसिव फॉरेन मनी क्यों चाहिए? हाँ, आई गेट इट। मतलब ये लॉस नहीं है, ये डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस का प्रूफ है। एग्जैक्टली। हम फॉरेन कैपिटल पर डिपेंडेंट नहीं हैं। वाओ। ओके, पिलर 2 पर आते हैं, डीपीआई एक्सपोर्ट। स्लाइड पर लिखा है कि सॉवरन एआई जैसे योता भाषिनी और डेटा इकोसिस्टम्स जैसे एनएसओ एमसीपी के लॉन्च को इंडिया स्टैक के एग्रेसिव एक्सपोर्ट के साथ कनेक्ट करना है। हाँ। यूपीआई अब 8 नेशंस में चल रहा है और 23 कंट्रीज के साथ एमओयूज एक्टिव हैं। योता भाषिनी जो है वो लैंग्वेज मॉडल है और एनएसओ एमसीपी एक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा डैशबोर्ड है। जब ये दोनों मिलते हैं हम अपना खुद का इकोसिस्टम बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सिर्फ आईटी सर्विसेज नहीं बेच रहे हैं, हम प्रोटोकॉल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब दुनिया हमारे स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेट करेगी। बिल्कुल सही है। अब पिलर 3 देखते हैं, इंडिजिनस डीप टेक। इसमें चंद्रयान 4 की MM4 मैपिंग, क्वांटम वैली का फाउंडेशन और अग्नि 3 की सक्सेस को सिंथेसाइज करना है। राइट। और स्लाइड मेंशन करती है कि ये सभी चीजें मैसिव डीप टेक फंड्स का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, जैसे 600 करोड़ का IITM फंड और 1 लाख करोड़ का RDI फंड। इसका रीजन सिंपल है, ये स्पेस और क्वांटम डोमेन्स हाई रिस्क होते हैं। प्राइवेट सेक्टर ऐसी जगह पहले दिन इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट का ये 1 लाख करोड़ का R&D फंड उस फाउंडेशन का काम करता है। चंद्रयान 4 के लिए जो MM4 लैंडिंग साइट आइडेंटिफाई हुई है वो इसी इंडिजीनियस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सही बात है। तो बॉटम टेक्स्ट पर ध्यान देते हैं जो इन सब को सिंथेसाइज करता है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ इसे। ये बॉटम टेक्स्ट क्लियरली दिखाता है कि इंडिया का कंप्लीट ट्रांजिशन हो चुका है फ्रॉम एन इंपोर्टर ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू एन एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटल प्रोटोकॉल्स एंड ऑटोनोमस स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स। क्या लाइन है, मतलब कल तक हम मांगते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो थ्योरी और मैक्रो लेवल कॉन्सेप्ट्स तो एकदम क्लियर हो गए। अब बारी है एस्पिरेंट्स की एक्चुअल नॉलेज टेस्ट करने की। लेट्स सी कहां स्टैंड करते हैं सब। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लेट्स डू दिस। तो ये है हमारा नॉलेज चेक, जिसमें MCQ प्रैक्टिस करेंगे। मैं सवाल और ऑप्शंस बोलूंगा और देखते हैं बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। रेडी? एब्सोल्युटली। Question 1. What is the revised limit for collateral-free MSME loans announced in the RBI's policy? Options हैं A. 10 lakh, B. 15 lakh, C. 20 lakh या D. 25 lakh। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 लाख रुपीस। और ये पिलर 1 की उस FDI और डोमेस्टिक रिलायंस वाली बात से जुड़ा है। जब कोलैटरल फ्री लोन की लिमिट बढ़ती है तो छोटे बिजनेसेस आगे आते हैं। यही डोमेस्टिक इंजन 6.4% GDP मेंटेन कर रहा है। सही। Question 2. Which lunar site has ISRO identified for the Chandrayaan 4 sample return mission? Options हैं A. शिव शक्ति पॉइंट, B. Monst Mountain 4, C. Clavius Crater, D. Apollo Basin। अभी हमने डिस्कस किया था, आंसर है B. मॉन्स मॉल्टन 4। चंद्रयान 4 वहां जाकर सैंपल वापस लाएगा और इस डीप टेक मैपिंग के पीछे वही R&D फंड का लॉजिक है। Exactly. Next. Question 3. India officially joined which US-led coalition as its 12th member to build secure AI and critical mineral supply chains? Options: A. Quad Tech Network, B. Global AI Framework, C. Pax Silica या D. AUKUS Tech Bridge। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पैक्स सिलिका। AI को चलाने के लिए सिलिकॉन और दूसरे रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। ग्लोबल लेवल पर इस सप्लाई चेन में इंडिया का घुसना हमारे डीप टेक सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा मूव है। Pax Silica, याद रखना सब लोग। Okay, question 4. Who became the youngest ever and first openly gay Prime Minister of the Netherlands at age 38? Options हैं A. Rob Jetten, B. NSE, C. Andhra Pradesh या D. Japan। ये डिस्ट्रैक्टर्स काफी ऑब्वियस हैं यहाँ पर। बिल्कुल, बे, C और D तो बिल्कुल इररेलेवेंट हैं यहाँ। तो सही जवाब है A. रॉब जेटन। और जैसे पॉलिटिक्स में यंग लीडरशिप आ रही है ना, बिल्कुल वैसे ही फ्यूल और टेक में भी नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। बिल्कुल, ट्रांजिशन का फेस चल रहा है हर सेक्टर में। राइट। उसी ट्रांजिशन पर है क्वेश्चन 5. व्हाट इज द मिनिमम RON यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर मैंडेटेड फॉर E20 पेट्रोल स्टार्टिंग April 1, 2026? ऑप्शंस है A. 93, B. 95, C. 97 या D. 99। इसका करेक्ट ऑप्शन है B. 95। E20 मतलब उस पेट्रोल में
20% एथेनॉल ब्लेंडेड है। इंजन एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए मिनिमम RON 95 जरूरी है। इससे किसानों को फायदा होगा और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल बचेगा। Win-win situation. Okay, आखिरी सवाल. Question 6. India ranked 7th globally in R&D spending in 2024, according to WIPO. Which country secured the first rank? Options A. USA, B. Japan, C. Germany या D. China. सही जवाब है ऑप्शन डी, चाइना। और देखिए, चाइना का फर्स्ट आना और हमारा 7th रैंक पर होना, यही वो एग्जैक्ट गैप है जिसको भरने के लिए 1 लाख करोड़ का R&D फंड बनाया गया है। हमें गैप क्लोज करना ही होगा। बिल्कुल, सर्वाइवल और डोमिनेंस का सवाल है। तो हमारे सारे MCQs कवर हो गए। मैं स्लाइड का बॉटम टेक्स्ट वर्बेटिम रीड करता हूँ। कंसिस्टेंसी इज द आर्किटेक्चर ऑफ सक्सेस। ब्रीफिंग कंक्लूडेड। और अगर मैं इस पूरे सेशन को रैप अप करूं, तो कोर मैसेज यही है कि सारी डेट्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक मैट्रिसेस, FDI, R&D फंड्स, ये सब अलग-अलग नहीं हैं। ये एक ही बड़ी पिक्चर का हिस्सा है, जहां इंडिया ग्लोबली एक ऑटोनमस टेक और फाइनेंशियल पावर बन रहा है। सही बात है। अब सेशन को एंड करने से पहले सभी के लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ रहा हूं। देखिए, क्योंकि इंडिया अब UPI और नए डिजिटल प्रोटोकॉल्स 8 से ज्यादा नेशंस को एक्सपोर्ट कर रहा है, हाँ। और हम अपने नए ऑटोनोमस स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स बिल्ड कर रहे हैं, तो एज फ्यूचर बैंकिंग प्रोफेशनल्स आपको सोचना चाहिए कि इन प्लेटफॉर्म्स का जब स्केल बढ़ेगा तो उनका इंटरनेशनल क्रेडिट रिस्क और फॉरेक्स वॉलेटिलिटी कैसे इवैल्यूएट की जाएगी। सोचने वाली बात है ना। ओह, एब्सोल्युटली। ये नेक्स्ट लेवल रिस्क मैपिंग है जो आने वाले बैंकर्स को करनी पड़ेगी। काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। तो इस बारे में जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये डीप डाइव पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, सिर्फ PDF डाउनलोड करके रख मत लेना। हाँ, बिल्कुल PDFs मत पाइल अप करना। पहले इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना जरूरी है। चलिए, आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए और प्रॉपरली कनेक्ट करते रहिए। गुड बाय। बाय एवरीवन।